देखते हैं ये नया एपिसोड में क्या होता है जहाँ पे शर्मा बोल रहा होता है क्या अमर बनना ये क्या पॉसिबल भी है। तभी इवान का ग्रैंडफादर जवाब देता है उन्होंने यही कहा था अगर वो पांचों मिथिकल के सभी एसेंस प्राप्त कर लेते हैं तो वो अमरता मिल जाएगी उन्हें। इवान सोचता है तो असल में वो कभी मर ही नहीं सकते। अगर ये सच है तो समझ में आता है कि उन्होंने हासिल करने के लिए इतना पागल क्यों है। ओ वो फ्यूचर वाली फुटेज जो नैनो ने मुझे दिखाई थी तब वो रीजनरेट हो रहा था। उन्होंने मेंशन किया था कि बजरकर साइबर गॉड लगभग 1000 साल तक जिंदा रहा। अगर साइबर के लॉर्ड वही इंसान है जो बजरकर साइबर गॉड है तो उसने सच में अमरता हासिल कर ली है। तो क्या इसका मतलब मैंने 5 मिथिकल के एसेंस हासिल कर लिया है जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री के वर्जन में मिलने वाले थे। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सब कुछ लिम्क्यू सरपेंट से शुरू हुआ, फिर इंपीरियल टॉम पे फायर किलिंग, उसके बाद नॉर्थन सी का ड्रैगन टर्टल और इसके ऊपर मुझे डीप फॉरेस्ट का आइस स्टाफ के अंदर डा पेंग का एसेंस भी मिला। ये सब ऐसे हैं कि एक एक के बाद मिलता गया जैसे सब पहले से ही लिखा हुआ था। तो अगर मैं विंड का व्हाइट टाइगर का एसेंस भी पालूं तो क्या इसका मतलब है कि मैं असली अमरता हासिल कर लूंगा। ये सब बहुत ही अजीब रह रहा है क्योंकि मैंने कभी ऐसा चीज ही नहीं की इच्छा की थी। तभी उसका दादा जवाब देता है ऐसा है चीजें हमारे फेवर में हो गई। अगर उनका लीडर साइबर का लॉर्ड अमरता हासिल कर लेता है तो कोई शक नहीं है कि पूरा मुरीम उसके हाथ की मुट्ठी बन जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही उनमें से 3 है, क्या ही राहत की बात है। तभी युवान मन ने बोलता है नहीं असल में 4 है मेरे पास, लेकिन बाद में बताऊंगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि साइबर का लॉर्ड पोर्टल पैलेस से डाउनपेंग के एसेंस हासिल कर चुका है। ये सुन के अपना युवान बोलता है क्या टॉपिंग जरूर एक भी होगा और जिंदा जो नॉर्थन सी आइस पैलेस का डिवाइन रेलिक है ना उसमें पुराना है तो ये मुमकिन है। अगर उसने डार्क का एसेंस ले लिया है तो उसका अगला निशाना पक्का आखिरी बचा हुआ मिथिकल होगा, विंड का व्हाइट टाइगर। चाहे तुमने 3 एसेंस हासिल कर लिया हो पर फिर भी तुम्हें अपनी हिफाजत कम नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम्हें बताना होगा कि जब मैंने उसे पहली बार 6 बजरकर साइबर वॉरियर्स के क्लैन में लैर में देखा था तब क्या हुआ। उसने अकेले ही 20 ब्रेन वॉश्ड मार्शल आर्टिस्ट का सामना किया ये कहकर कि वो आयरन स्पेक्टर ब्रिज के एबिलिटी टेस्ट कर रहा है। उस वक्त मैं यूजिंग यूज कर रहा था और मुझे कुछ देर के लिए होश वापस आ गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि ये उसे खत्म करने का जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की लेकिन नतीजा हैरान कर देने वाला था। 2 मिथिकल मास्टर और 18 जीनियन मास्टर सब एक साथ मिलकर अटैक किए, फिर भी हम सिर्फ उसको कुछ ही मिनट तक टिक पाए और हार गए। युवान वो साइबर का लॉर्ड डोरेंडा है। अगर उसके हाथ में 2 से ज्यादा एसेंस को लग गया तो वो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा, जबकि तुम्हारे पास 3 एसेंस है। लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें उससे पहले विन व्हाइट टाइगर का एसेंस हासिल करना होगा। अगर तुम ये कर लेते हो तो तभी तुम्हारे पास उसके खिलाफ लड़ने का मौका होगा। मैंने उसकी साइबर टेक्निक अपनी आंखों से देखी है। वो टेक्निक इंसानों के फिजिकल लिमिट से पार करने वाली है। तुमने सीक्रेट अचीव पर डिमन लॉर्ड के स्वॉर्ड आर्ट की कॉपी देखी है ना। हमारे पुरखों के छोड़ा हुआ वही गिफ्ट एकलौता तरीका है बजरकर साइबर गॉड को हराने का। खुशकिस्मती से 6 बजरकर वॉरियर क्लैन में घुसने से पहले मैंने डेमोनिक लॉर्ड के स्वॉर्ड आर्ट के लिए एक सर्कुलर टेक्निक पर काम किया था। ये तुम्हारे उस आर्ट फॉर्म की लगभग 2 गुना पावरफुल बना देगी। हमें जल्दी करनी होगी, इसीलिए मैं तुम्हें आज इसे सिखाना शुरू करूंगा। तुम्हारी पोटेंशियल के साथ तुम ड्रैगन डिमोनिक लॉर्ड की स्वॉर्ड आर्ट का सच में चमका दोगे। तभी युवान बोलता है ग्रीन फादर मैं आपके बात काटना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने पहले से ही शार्प स्टोन पर हमारे पुरखों द्वारा छोड़ी गई सर्कुलर टेक्निक देख ली है और उसका यूज करके इस आर्ट को परफेक्ट कर लिया है। ये सुन के उसका दादा बोलता है क्या साले आजकल के लौंडे लोग सब मेरे को पार कर दे रहे हैं, क्या ही बताऊं। तभी युवान बोलता है मुझे यकीन है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैंने एक ऐसी कला भी बना ली है जो डिमोनिक लॉर्ड के स्वॉर्ड आर्ट और बेजरकर साइबर गॉड की डिवाइन आर्ट को मिलाकर बनाई है तो वो शौक से बेहोशी हो जाएंगे। इसलिए मुझे तो बताना ही नहीं चाहिए। तभी हमारा सीन 5 दिन के बाद का होता है जहाँ पे वो रहता है मास्टर आप थोड़ी देर के लिए और क्यों नहीं रुक जाते। तभी युवान बोलता है नहीं मेरे पास और भी काम है। समझ में आया तो बोलता है अरे यार मास्टर मुझे कुछ और सीखना था आपसे। मैंने तुम्हें जितना सिखाना था सिखा दिया, सब सिखा दिया। मैंने तुम्हें मिथिकल डीप फॉरेस्ट आर्ट तक टेक्स्ट दिखा दिया है। इसीलिए मैं बाद में चेक करूंगा कि तुमने इसे याद किया है कि नहीं। तो ये बोलता है मैं कुछ समझ नहीं आया, क्या चेक करना है मुझे। तुम मेरे पहले शिष्य हो जिसे मैं अपने साथ लाया हूँ। मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें सही तरीका से ट्रेनिंग मिले। मैं अपनी 6 तलवारों में से 5 को भेजूंगा ताकि वो देख सके कि तुम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो कि नहीं। मास्टर मैं आपको कभी डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगा। तब इवान बोलता न सिर्फ इसके पास नेचुरल टैलेंट की कमी है बल्कि इसके मार्शल आर्टिस्ट सीखने में कोई सीरियस इंटरेस्ट भी नहीं है, जबकि ये एक मार्शल आर्टिस्ट का ब्लड लाइन से भी बिलोंग करता है। अगर आइस पैलेस को फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है तो उसका असली रूलर जो जैन डियान
है वही होना चाहिए। लगता है किस्मत बस बेक हेवन के साइड ही चल रहा है। पूरे सिचुएशन में उसका लक ही ओपी निकला। सन डिसाइपल, अब मैं निकल रहा हूँ, तो अपनी ट्रेनिंग में बिल्कुल भी ढील मत छोड़ना। मास्टर, मैं क्यों ढील छोड़ूंगा? नहीं तो आप मेरे को नहीं छोड़ देंगे। होवेंग हमारे युवान से बोलता है, लॉर्ड, जब वो टेरिटरी हमारे अंदर आई गई है तो उसका आइस पैलेस का नाम चेंज करके डीमन एकेडमी क्यों नहीं कर लेते हैं? शायद कुछ ऐसा नाम जो नॉट ऐसी डिमोनिक वॉरियर कल्ट का ब्रांच कितना आसानी से जुबान पर भी आ जाता है। तभी शेंगवा मारती है। तभी होवेंग बोलता है, तुम मुझे क्यों मारते रहते हो? शेंगवा बोलती है, बस तुम अपना बकचोदी करते रहो। तभी होवेंग आगे देखता है अपने डेंचियन पे, देखते हैं मूरी मिलाइस में, जहाँ पे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे साथ क्या होने वाला? तो शोई बोलती है, ज्यादा डरो मत यंग लॉर्ड, तब हम उसके हॉस्टेज हैं, तब तक हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दूसरा बोलता है, तुम्हें कैसे पता? कि आप सबको पता है हमारे युवा नैनो के मन जैसा ये सब बात सुन रहा होता है। तभी शोई अपने मन में सोच रही होती है, उसने मूरी मिलाइस के सेना को जाने दिया जब हॉस्टेज बने रहे। इसका मतलब यह है कि वो अभी राइटियस फैक्शन से सीधा सामना नहीं कर सकता। और बात यह है कि वो अभी बेर्सर्कर साइबर गॉड वॉरियर क्लैन को खत्म करने को प्रायोरिटी दे रहा है। ये हमारे लिए फायदेमंद है। हेलो वाला माइंड टू माइंड सोए को बोलता है, हमें मौका मिलते ही भाग जाना होगा। वो ठंडे दिल वाला दरिंदा है, नाराज करने का कोशिश करता है। युवान उसकी मार लेता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तभी शोई बोलती है, तुम तो छोड़ो, मैं तो लड़की हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हमें इतने आसानी से भागने देगा? ग्रीन बाल वाला बोलता है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए शोई, चाहे कुछ भी हो जाए, जरूर कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा। हमें हर हाल में यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए। अभी बिग्गी हमारे ग्रीन बालू वाले के पास में आता है, बोलता है कि हमारे पेट्रेज आपसे बात करना चाहते हैं। ग्रीन बालू वाले की हालत खराब हो जाती है। ये सुन के बोलता है, युवान मुझसे क्यों बात करना चाहता है? मैंने तो कुछ किया नहीं, बस यहाँ पे खड़ा रहा था। सोचती है काफी हिम्मत वाला था ग्रीन बालू वाला जो भागने का सोच रहा था। बिग्गी उस ग्रीन बालू वाले के पास लेकर आ जाता है। तभी युवान ग्रीन बालू को बोलता है, मैंने सुना था कि हाउस मियोंग लियोंग में ही स्थित है, इसका मतलब तुम्हें ये वहाँ की जगह अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ग्रीन बालू वाला बोलता है, हाँ मुझे बिल्कुल पता है। और अपने अन्य सोच रहा होता है, इसकी माँ कहा कहीं वो लियोंग के बारे में इतना पूछ रहा है, कहीं वो उसे खत्म करके कब्जा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? युवान बोलता है, जब हम लियोंग पहुंच जाएंगे तुम हमें गाइड करोगे चोंगयोंग माउंटेन की तरफ। तभी हमारा सीन डीमन एकेडमी की तरफ होता है, जहाँ पे उसका फादर बैठा होता है, जहाँ पे ड्रंकेट आता है और उसके फादर को बताता है कि आपके फादर को खोज लिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा लगता है हमारे पेटिया ने नॉर्थन सियाज पैलेस को जीत लिया और उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया है। फादर ये सुन के बोलता है, इसकी माँ कहा उसने सिर्फ हमारे इस पूरे कॉन्टिनेंट में जो रॉयल पैलेस में उसका धर्म को बदल के हमारे धर्म में कर दिया, बल्कि नॉर्थन सियाज पैलेस को भी हमारे साथ शामिल कर लिया। तभी पियक्कड़ बोलता है, मुझे पता है उसमें बचपन से ही पोटेंशियल था, इसीलिए मैंने अपने देख रेख में उसे पाला था। काफी कमाल का टैलेंट था उसपे। तब उसका फादर सोचता है, मेरे बेटे तुम तो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक निकले, चलो ड्रंकेट थोड़ा पार्टी कर ले, मेरा मूड काफी अच्छा है। तभी ड्रंकेट हंस रहा होता है लेकिन उसके गर्दन पे अटैक कर देता है। देखिए हम देखते हैं वो अटैक जाता है बाहर में। तब उसका फादर बाहर आता है। ड्रंकेट बोलता है, आखिर क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी बोलता है, मुझे कुछ सेंस हुआ, कोई हमारी बातें को सुन रहा था। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता, ये हाई सिक्योरिटी एरिया, आखिर यहाँ पे कौन आ सकता है इतने आसानी से? जब उसका फादर बोलता है, मुझे नहीं पता, शायद मुझे कोई मिस्टेक हुआ है, मेरी ताकत पहले जैसे नहीं है, लेकिन मैं ये गलती दोबारा कर दूं मुझे यकीन नहीं हो रहा, लगता है मुझे अब रिटायर ले लेना चाहिए आज के लिए। तभी ड्रंकेट बोलता है, क्यों नहीं? तभी हमारा सीन 10,000 माउंटेन का होता है, चंगयोंग माउंटेन पे, जहाँ पे कोई अपियर होता है और ये हमारा फ्यूचर वाला होता है, जो कि बोलता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरी प्रेजेंस उसने महसूस कर ली, उसकी नंगी आंखों से बिल्कुल गायब होना चाहिए था मुझे तो, कहीं ये हमारे युवान के डैड को तो नहीं बोल रहा? तभी वो खून पकड़ता हुआ बोलता है, ऐसा मैंने सोचा था, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। तभी वो अपने बैग में से टाइम मशीन वाला कुछ गोला फेंकता है बेब्लेट और आसमान में चीर देता है और आसमान से स्पेस क्रैक होके वापस बंद हो जाता है। अगर मैं बस 1 सेकंड और लेट होता तो मैं उसमें गींचा चला जाता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा एक टाइम पैक को वेस्ट कर दिया। इसका मतलब अब मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे हैं। उफ, यहाँ से कल्ट का पैदल लौटना पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं पकड़ा गया तो? ये क्या, मैं पकड़ा गया? मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है अपने प्लान को कंप्लीट करने के लिए। तभी वहां से वो निकल जाता है। तभी हमें पता चलता है राटियस फंक्शन के मूरी मेलाइंस के मेन हॉल में 3 बड़े फंक्शन के दूसरे पर नजर जमाए हुए थे, इसीलिए मूरी मेलाइंस का हायर अप अपनी जगह छोड़ ही नहीं पा रहे थे। एक साथ लंबे टाइम तक मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था और सिचुएशन और भी खराब हो गई थी, जब तक एक चौथी डेंजरस ताकत सामने ना आई, 6 बर्सर्कर साइबर वॉरियर्स क्लैन। लेकिन आज मूरी मेलाइंस पे पीस टेरिटरी के लिए भी ऑफिशियली गैदर न होने के बावजूद मूरी मेलाइंस के सबसे बड़े लोग फिर से एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, जहाँ पे हम देखते हैं मूरी मेलाइंस के लीडर होते हैं, बाकी सेक्ट वाले होते हैं जो कि खड़े हुए होते हैं और उनके बंदे लोग भी खड़े हुए होते हैं। और जो 7th वाले हैं वो अभी मिसिंग है और 5th वाले जो हैं वो मर चुके हैं नॉर्थ सी में, और 3rd वाले जो हैं वो भी मर चुके हैं और इनका चीफ भी मर चुका है। यान बूसो भी आइसोलेशन ट्रेनिंग में चल गया है। एन शॉकांग को भी मार दिया गया है। तभी बुढ़ा एल्डर सोचता है, मुझे इस बात से कुछ ठीक फील नहीं हो रहा, इतना जल्दी इतने शॉर्ट टाइम पे नोटिस हम सबको यहाँ बुलाया गया, आखिर ऐसा क्यों हो गया है? तभी उनका कल लीडर उठता है, बोलता है, मैं आप सबको इसलिए बुला गया हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करना है। तब बोलते ही कल लीडर किसी को बुला लेता है, अपने ब्लैक स्वॉर्ड ब्रिज का वाइस कमांडर को। ये अपने एल्डर सोचता है, मुझे तो लगा था मिशन पर गया, पर यहाँ पे ये क्या कर रहा है? तभी ब्लैक स्वॉर्ड आता है और बोलता है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बाकी लोग बोर होते हैं, क्या हुआ आखिर? तभी हमारा मंक बोलता है, माय लॉर्ड आखिर इसका मतलब क्या हुआ? तभी बोलता है, रुको जरा, ये अभी तुम सबको बताएगा। तभी
बोलता है ठीक है मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, हमने हिडन बेस ढूंढ लिया है सिक्स बजर का साइबर वाले लोग का। तभी एल्डर उछल के बोलता है क्या तुमने उनका लोकेशन ढूंढ लिया? दूसरे लोग भी पगला रहे होते हैं, बोलते हैं कि आखिर वो किधर है। तभी वो घूमता है और मैप पे सीधा निशाना मारता है कि यहाँ पे माउंट हांगशंग पे जाई जैंग पे। को देख के एल्डर बोलता है माउंट हांगशंग खूबसूरत जरूर है लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस खतरनाक की वजह से ये दुनिया के नजारों से छुपा हुआ है। तभी ये एल्डर बोलता है ब्लैक शॉर्ट वाइस चिप वाले तुमको आखिर इनका लोकेशन कैसे पता चला? ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस एरिया था। जब से बेरजकर साइबर वालों ने जैंगशिंग पर कब्जा कर लिया है ना तब से वहाँ पे तो कोई गया ही नहीं है, फिर भी तुम वहाँ पे चले भी गए और वापस भी आ गए, वाह। तो ये शैडो का चीफ बोलता है मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ, बैगर सेट वाले जो महान होते हैं इन्फॉर्मेशन लाने में लेकिन वो भी नाकामयाब रहे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ और अपने लीडर से परमिशन मांगता है। उसका लीडर बोलता है ठीक है उन्हें वो अंदर लाओ। और तभी वो लोग गेट खोलते हैं और हम देख सकते हैं कुछ बर्ड के लेकर आए होते हैं लोग बड़े से थाली में, और वो लोग जैसे ही नकाब हटाते हैं बाकी लोग हैरान हो जाते हैं आखिर इसके पीछे क्या है। इसके पीछे है ड्रैगन का सर, वही ड्रैगन जिसको युवान ने मार के खत्म कर दिया था, जो कि ये लोग मुरीम एयरलाइंस के पास में लेकर आ गए हैं, सॉरी मुरीम के लेन में लेकर रखे हैं। बैगेट सेक्ट वाला भी दिखता है सामने और उसमें से 3 डेड बॉडीज दिखता है, बोलता है यहाँ पे 3 और मरे पड़े हैं। तभी वो लोग सामने को देखते हैं, बोलते हैं आखिर ये क्या हो रहा है वार्डन में, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो ये सबको दिखा के। तभी वो बताता है अरे भाई इतना मत घबरा, ये लाशें क्लेन के लोअर लॉर्ड्स जोन के फॉलोअर्स की है। बैगर सेट वाला बोलता है एक तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये लोग सिक्स ब्रदर का वॉरियर क्लैन से हैं कि नहीं है। वो लोग ना अपने मेरिडियंस को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि कोई जान ही नहीं सके उनका की सर्कुलेशन कैसे होता है, और अगर ऐसा कोई निशान मुझे मिल जाता है तो पक्का ये लोग उसी क्लैन के होंगे। तभी वो चेक करता है और उड़ जाता है, बोलता है हाँ ये सच में सिक्स ब्रदर वाले के क्लैन से है। और एल्डर बोलता है ठीक है सभी को कंफर्म हो गया, चलो आओ और अपने सीट पे बैठो। जैसा कि आप सबने देख लिया ये नॉर्थन सी का ड्रैगन का टर्टल का सर है और साथ ही सिक्स ब्रदर का वॉरियर क्लैन के लोगों। जब वो क्लैन से नॉर्थन सी से भागने की कोशिश कर रहे थे तो वार्डन मेक और शैडो ब्रिज लीड ने उन्हें पकड़ लिया और उसे उसी दौरान उन्होंने सिर्फ उसका मेन बेस ढूंढ निकाला बल्कि ड्रैगन टर्टल का भी सर हासिल कर लिया। क्लैन हेड मैं समझता हूँ आपकी बात को सबूत को देख के, लेकिन मुझे एक चीज जो है परेशान कर रही है। मेरा मतलब वो नहीं है कि मॉडर्न में के मार्शल आर्टिस्ट पे मैं शक कर रहा हूँ, लेकिन जब हमने खुद स्पाइस जेंजिंग में भेजा था तो वो तो घुस नहीं पाए थे, तो आप लोग वहां तक कैसे पहुंच गए? रुके रुके एल्डर जोन, मैं आपकी पूरी शक को ना क्लियर कर देता हूँ। अगर दुश्मन ना अपनी पूरी ताकत में होता ना तो हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। क्या बोले ब्लैक सोडा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओहो एल्डर ठीक है मैं आगे बताता हूँ। हमने ना चुपके से उनका पीछा किया और सीधा माउंट हांगचुंग के बेस तक पहुंच गए, और तब तक उनकी काफी बड़ी फोर्स थी ना जो वो गायब हो चुकी थी। वो इतने कमजोर हो चुके थे, अगर मुरी मेहरान से अपनी पूरी ताकत जमा कर लेती ना तो वो हमारे काबू में हो सकते थे। अच्छा तो इसी वजह से हमारे लॉर्ड ने हमें इतना जल्दी बुलाया। क्लैन हेड बोलता है चलो तुम बताओ एल्डर। तभी एल्डर बोलता है हमने अपने स्पाइस जानकारी से मिला है जो इवल फैक्शन के टेरिटरी में घुस चुके हैं। लॉर्ड ऑफ साइबर यानी सिक्स बजर्कर वॉरियन के क्लेंस में अपनी ज्यादातर सेंस को लेकर टिबेट के लाश की तरफ निकल पड़े हैं। हमारे कुछ एडेप्ट्स को इसका पता चला है, लेकिन उनकी फोर्स का एक हिस्सा अलग हो गया है जो नॉर्थन सी की तरफ गया था और ड्रैगन टर्टल का सर लाना था। क्या? तो इसका मतलब नॉर्थन सी में स्क्वाड भेजने की ये वजह थी? हाँ एल्डर, हमने जितनी भी जानकारी इकट्ठा की थी ना उसमें से साफ हो गया है ये लोग सिर्फ ना पूरे चाइना पर कब्जा करना नहीं चाहते, बल्कि उनकी नजर इंपीरियल पैलेस नॉर्थन से और लाशा पर भी है, क्योंकि वहाँ रहते हैं डक्टो का खतरनाक मिथिकल बीस्ट। ओ इसकी माँ कहाँ, तो वो मिथिकल बीस्ट के पीछे पड़े हैं, बिल्कुल उसी तरह जो कि युवान पड़ा हुआ है ग्रेट मिंग एम्पायर में जब वो फायर किलिंग के पीछे पड़ा हुआ था। हाँ हाँ, और ये देखो ये इसमें लिखा है डिवाइन बीस्ट के बारे में। क्या एल्डर? मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। अरे भाई साहब एल्डर आपको कुछ समझ नहीं आता, चलो मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल वैसे ही जैसे बुद्धिस्ट मास्टर ने हमें बताया था ना कि सिक्स ब्रदर का वॉरियर क्लैन 5 मिथिकल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वो सिर्फ इन्हें पाना ही नहीं चाहता बल्कि उस मिथिकल का ना एसेंस लेना चाहता है, उनका यही असली मकसद है। तभी एल्डर उसका बात सुन के ना दूसरा वाला एल्डर बोलता है उसकी माँ का, तो अपनी ताकत ऐसे बढ़ाना चाहते हैं? तभी एल्डर जवाब देता है हाँ एल्डर, ये इतना भी सिंपल नहीं लगता। मुझे भी लगता है कि ये सब ना पुरानी कहानियों की लेजेंड्स की बातें थे, लेकिन अगर वो सच में 5 मिथिकल बीस्ट का एसेंस चाहते हैं तो इसका मतलब बात सिर्फ ताकत की नहीं है। अगर सेट वाला सीधा बोल देता है अरे यार सीधा बोल, घुमा फिरा के मत बोल। ये ठीक है एल्डर, मैं बिना घुमाए फिराए बोलता हूँ। जो मेरे हाथ में आधा हिस्सा है ना बुक का उसमें लिखा हुआ है कि जो 5 मिथिकल के जितने एसेंस ले लेगा ना वो अमर हो जाएगा। क्या बोला इसने, अमर हो जाएगा? क्या ये वही चीज नहीं है जो पुराने एम्परर्स इसके पीछे पड़े हुए थे कई सदियों से लेकिन हासिल कर नहीं पाए? तभी क्लेनेट बोलता है ये बिल्कुल नेचुरल है कि आप इन बातों पर यकीन ना करें, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वाली बात है कि वो अमर के पीछे नहीं बल्कि जितना हमारे एल्डर्स ने सोचा उसके मुताबिक हम इसी चीज का फायदा उठाकर क्लेन को हमेशा के लिए ही खत्म कर देंगे। तभी वो एल्डर को बोलता है और एल्डर डाइस चलता है जहाँ पे हमको दिखाया जाता है किंग राइटियस ईवल राइटियस लड़ रहे होते हैं और बोलते हैं फ्यूचर में राइटियस फैक्शन वॉर करेगा। तभी दूसरा एल्डर सोचता है कि इसी वजह से फर्स्ट एडल्ट के वेस्ट कमांडर भी यहाँ पे मौजूद है एक नजर डालते हुए, लेकिन अगर वो बैटलफील्ड पर नहीं होंगे तो इवल फैक्शन का सामना करना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। और हमें बताया जाता है ये फर्स्ट एडेप्टेड माउंटेन वेस्ट शॉर्ट सेक्ट का है, ये इसका नाम गू च्युंग मू है।
तभी एक एल्डर उठता है और बोलता है इविल फैक्शन इस वक्त अपने ही अंदर के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बिखरा हुआ है और इसी वजह से ये बिल्कुल परफेक्ट वक्त है अपनी पूरी ताकत जोड़कर सीधा युद्ध देने का मतलब करने का। ये एल्डर सुन के बोलता है ये सब कुछ नहीं है, डिमोनिक स्पिरिट अब उसके हाथ ना लग चुका है ड्रैगन टर्टल का एसेंस। ये बात सुन के सभी के सभी शॉक्ड होते हैं। एल्डर बोलता है ये युद्ध सिर्फ हमला नहीं होगा बल्कि एक पवित्र मेजर भी होगा। तब दूसरा एल्डर बोलता है सब हल्का सा चूक ही जाते हैं स्ट्रेटेजी ट्यूब, आपका क्या मतलब है? अभी दूसरा एल्डर बोलता है हम क्या ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जब वो दरिंदा पहले ही एसेंस कोर हासिल कर चुका है। एल्डर बोलता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है भिड़ू लोग, यहाँ तक मुझे भी नहीं पता कि बाकी के मिथिकल अभी कहाँ मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन चांगो माउंटेन के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी है मशहूर है। फिर दूसरा एल्डर बोलता है ओह तो तुम्हारा ये मतलब है कि मिथिकल बीस्ट उन्हीं माउंटेन में से किसी के पास होगा। हाँ एल्डर आप एकदम सही समझे, वो है द विन व्हाइट टाइगर। डिवाइन बिग के मुताबिक चंगयुंग माउंटेन के अंदर रहता है एक मिथिकल हवा का व्हाइट टाइगर। तभी मोंग बोलता है अगर चंगयुंग माउंटेन का व्हाइट टाइगर सच में एग्जिस्ट करता है तो उसका भी एक एसेंस कोर होना होगा, और अगर हम हमारे एल्डर की इंफॉर्मेशन पर चलें तो काफी ज्यादा चांस है कि वो तो सिक्स बजरगर साइबर वॉरियर्स क्लैन या फिर डिमोनिक कल्ट दोनों में से कोई ना कोई उसके पीछे जरूर जाएगा। हाँ मोंग जी, हम अपनी पूरी सेना को 2 हिस्सों में बांटेंगे और फिर हम निकलेंगे। मैप पर जो की गई है मार्क उस जगह की तरफ हांगजुंग और चांगबंग माउंटेन। किंग टाइटल रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड ऑफ साइबर को जो अभी लाशा में है, और व्हीकल के टाइटल को रिप्रेजेंट करता है डिमोनिक कल्ट का फोर्स को जो इस वक्त नॉर्थन सी में मौजूद है। और रही बात हमारी, अभी पीछे वाला एल्डर सोच रहा होता है वार्डन कैंग, मेरा मतलब लॉर्ड ऑफ सन जिसने नीले आसमान के लिए प्रार्थना की थी, आपकी मौत बनेगी एक भड़कती हुई आग जो ब्लू स्काई असेंबली को और भी ज्यादा भड़काएगी। बिगेस्ट लैंड ऑफ द नॉर्थ, जहाँ पे हम देखते हैं हॉबिंग आता है और बोल रहा होता है क्या ये टेंट मेरे लिए है? वाह कितना लग्जरियस लग रहा है, ये मेरा है भाई। तभी आइस वाला बोलता है तुम ही तो थे ना जो हमेशा से कंप्लेन करते रहते थे कि तुम्हें एक रहने की जगह चाहिए। मैं हॉबिंग अंदर जा चुका होता है जो कि उसको मजा आ रहा था क्योंकि अंदर ठंडा होता है। ये देख के आइस हेड बोलता है एक जीनियन मास्टर के लिए जिसकी ताकत सेट के चीफ या एल्डर के बराबर होता है ये बंदा इतनी आसानी से खुश हो जाता है। ओ भाई तुम्हें भी और कुछ चाहिए क्या? ना बाबा ना, जितना तुमने दिया सब ठीक है, मुझे लगता है कि एक चीज पेट्रियाज को गिफ्ट कर देना अच्छा आइडिया होगा। अच्छा तुम्हारी बात सुन के मुझे एक चीज याद आया, पेट्रियाज इवान मुझे अभी तक दिखा नहीं। अरे आइस वाले, वो अपने एल्डर से मिलने गया यानी अपने ग्रैंडफादर से। ओह तो इसका मतलब वो दोनों फिर से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही कुछ। तभी हम देखते हैं युवान और उसके ग्रैंडफादर को, जो कि उसका ग्रैंडफादर जाता है और फोर्थ कॉडिफाइड फाइटिंग फॉर्म को दिखाता है डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट को, और इस लेस के पहाड़ों पे डिजाइन बना देता है और नीचे आता है और पहाड़े डिजाइन बन के टूटने लग जाते हैं। युवान ये स्किल देख के बोलता है वाह जी वाह मजा आ गया, बूढ़े हो लेकिन जान है। तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता है अरे बच्चे थैंक यू, मेरे पास उतना एनर्जी नहीं है जो मैं अपने टेक्निक को सही से यूज कर सकूं, नहीं तो मेरा ताकत अभी बहुत ज्यादा होता। तभी ग्रैंड दद्दा जो सोच रहा होता है जो सर्कुलर टेक्निक मुझे इतनी मेहनत से बनाई थी सब तो बेकार ही हो गया हमारे इस युवान के सामने। साला सच में एक जीनियस मास्टर निकला भाई ये तो। काश मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को डिमोनिक लॉर्ड के स्वॉर्ड आर्ट की ब्रीदिंग के साथ मिक्स कर देता। और फिर स्वॉर्ड को कस के पकड़ता है और बोलता है लेकिन मेरे पास अभी कोई तरीका ही नहीं है कि मैं तुरंत अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकूं। क्या ही बदकिस्मती वाली बात है। अरे ग्रैंडफादर ये क्या सोच रहे हो आप, फिफ्थ कॉडिफाइड फाइटिंग फॉर्म का प्रैक्टिस करो ना। अरे युवान बेटा मैं तुम्हें कैसे बताऊं, चाहे मैंने इस कागज पर याद कर लिया है लेकिन फिफ्थ फॉर्म को परफॉर्म करना मास्टर करना उतना ही आसान नहीं है जितना लगता है। सारे स्वॉर्ड फॉर्म्स को एक में जोड़ना सच में काफी बड़ा चैलेंजिंग है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि युवान, मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि तुम्हें ही मुझे ये सिखाना पड़ रहा है। अरे बिल्कुल भी नहीं ग्रैंडफादर, एक फॉर्मर पेट्रियार्च होने के नाते आपका पूरा हक है कि डिमोनिक लॉर्ड के स्वॉर्ड आर्ट सीखने का। अरे युवान मैं तो फिर भी अपने पोजीशन से रिटायर हो चुका हूँ ना, अब मुझे हमारे कल्ट के सबसे महान टेक्निक सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तभी युवान बोलने लग जाता है भाई ये कोई ग्रेटेस्ट टेक्निक नहीं है, ये जानते हुए कि उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल हमारे कल्ट के लिए कुर्बान कर दिए, मैं अपने ग्रैंडफादर से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। क्या बोले युवान, तुम क्या कहना चाहते हो कि डिमोनिक लॉर्ड की स्वॉर्ड आर्ट हमारे कल्ट की सबसे बड़ी टेक्निक नहीं है? हाँ ग्रैंडफादर, दरअसल एडमोंड स्वॉर्ड वैली में ना मैंने एक स्वॉर्ड मार्क को देखा है जो कि इनकम्प्लीट था, जो कि हमारे डिमोनिक लॉर्ड ने छोड़ा हुआ था। क्या स्वॉर्ड मार्क वो भी इनकम्प्लीट फॉर्म पे? रुकिए ग्रैंडफादर मैं आपको इसको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। तभी युवान जंप पे करता है ऊपर और सीधा अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाता है। देख के ग्रैंडफादर बोलता है ये स्वॉर्ड फॉर्म ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जो इंसान के बॉडी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये कौन सी फॉर्म है? और ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट की और बजरकर साइबर गॉड डिवाइन आर्ट दोनों मिक्स हो चुका है। इतने में युवान एक अटैक कर देता है पहाड़ पे, जिसे देख के उसका दद्दा हैरान हो जाता है। क्या ये डिमोनिक लॉर्ड ने इस टेक्निक को बनाया था
और ये इनकम्प्लीट टेक्निक है, कौन बोलेगा भाई इसको देख के इनकम्प्लीट टेक्निक है। तभी युवान आता है और बोलता है हमारे डिमोनिक लॉर्ड ने इस स्वॉर्ड टेक्निक को पूरा करना छोड़ दिया था। तभी नरेटर बताता है ग्रेट प्लेन्स का ये पहली बार है जब युवान ने ना ये टेक्निक दिखाई थी। तभी युवान ने फैसला कर लिया है कि इसका नाम होगा डिमोनिक स्पिरिट स्वॉर्ड आर्ट, और हमें बताया जाता है लेजेंडरी स्वॉर्ड टेक्निक ऐसे बनेगी सिर्फ युवान ही इसे परफॉर्म कर पाएगा। हमारा सीन 4 दिन के बाद का होता है, जहाँ पे नॉर्थर्न बॉर्डर में लियोंग की तरफ हमारी टीम बढ़ रही होती है। तभी बेग्गी नीचे उतरता है। तभी वॉन्ग देखता है और बोलता है क्या तुम हमारे साथ राइड पे नहीं चलोगे घोड़ा बैठ के। तो ये बोलता है अरे यार मैंने मिस कर दिया, फिर से मैंने जैसे ही अपना गार्ड डाउन कर दिया इसने मुझे नीचे फेंक दिया, ये मेरा कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और मैं सोचता हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उस ड्रैगन टर्टल का खून तो पिया। तभी नरेटर बताता है अकेडमी के ट्रायल्स और स्ट्रगल के साथ फेस करने वाला कमांडर के रूप में 6 स्वॉर्ड के वार्डन्स को लगता था दूसरे के साथ स्पार्किंग करके अपनी स्किल को और भी तेज करते रहे। शुरू से बेग्गी का सबसे बड़ा राइवल था वोंगुल टॉप स्पॉट के लिए, लेकिन एक दिन हालत ये हो गई कि वो ग्यू से भी हारने लगा, और फिर जब वोंगुल जीनियन मास्टर लेवल तक पहुंच गया तो वो बिल्कुल अनबीटेबल हो गया। अपने कमांडर्स को पार करने के लिए बेग्गी ने युआन की बनाई हुई नई टेक्निक भी सीख ली, लेकिन फिर भी वो वोंगुल तक नहीं पहुंच पाया, और इसी दौरान वो अपनी जिंदगी के सबसे नीचे के पॉइंट पर पहुंच गया था। यहाँ पे अपना हॉबिंग बेग्गी को हरा चुका होता है। वो हॉबिंग से स्पार्किंग मैच में हार गया था। युआन के साथ इतनी सारी बैटल्स और एनिमीज का सामना करते हुए हॉबिंग भी स्किल बढ़ा चुकी थी। बेग्गी हमेशा हॉबिंग को अपने से एक लेवल नीचे समझता था, और इससे हार से उसे भी कुछ बहुत रिकलेस करना पड़ा। किसी के रोकने से पहले ही उसने ड्रैगन टर्टल का खून पी लिया, वो भी बिना डुप्लीकेट करते हुए। उसे पता था कि आइस पैलेस का कुछ लोग मर चुके थे, और उस खतरनाक लाइटनिंग एनर्जी की वजह से जो खून के साथ आती है, फिर भी उसने ये किया। उस वक्त वो लॉजिकली और समझने से बाहर आ चुका था। बेग्गी सोच रहा होता है कि जैसे कि हॉबिंग ने फायर के रेनिंग का खून को एब्जॉर्ब किया था, क्या वैसा मैं नहीं कर सकता। तभी उसका आंख लाल हो जाता है पीने से, उसके बिजली से निकलने लग जाती है उसकी बॉडी से। तभी युवान पीछे आता है और उसको उसके लाइटनिंग एनर्जी को स्टेबल करने में मदद करता है। अगर वो नहीं आता तो इस समय तो हमारा बेग्गी टपक चुका होता। कुछ वक्त के बाद बेग्गी लाइटनिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर पाया, लेकिन असली प्रॉब्लम उसका कंट्रोल था। अगर वो एक पल के लिए भी अपनी गार्ड को नीचे करता तो वो लाइटनिंग एनर्जी से तुरंत ही फट जाता। ये सब देख के अपना युवान सोचता है ये हॉबिंग जैसा नहीं है। किलिंग का खून की फायर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए डुप्लीकेट हो गई थी, लेकिन ड्रैगन टर्टल के मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। इसका मतलब कि उस बीस्ट की पावर अभी भी उसके खून में पूरी तेजी से जिंदा है और पावरफुल भी है। बेग्गी अगर तुम इस लाइटिंग एनर्जी को पूरी तरह अपनी रॉ एनर्जी के साथ सर्कुलेट कर पाओ तो ये एनर्जी खुद ही स्टेबल हो जाएगी, और तब तुम इसे बार बार कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में ही शांत बनी रहेगी। तभी बेग्गी बोलता है पेट्रिया आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तभी युवान बताता है कि ये बहुत ही सिंपली है, बस तुम्हें जीनियन मास्टर लेवल तक पहुंचना है। अगर इतना आसान होता तो मैं कब का कर चुका होता। मेरे अंदर जो एसेंस स्ट्रेंथ लाइट एनर्जी दोनों है, लेकिन उन पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, और अब तक मेरी पावर का कोई नया अवेकिंग भी नहीं हुआ है। क्या इसका मतलब हॉबिंग मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है? नहीं 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 नहीं, वो दूसरों को देखकर स्ट्रांग नहीं बना, बल्कि वो स्ट्रांग बना अपने फर्ज को निभा कर। गलती मेरी थी, मेरा माइंडसेट ही बेकार था साला। हॉबिंग हॉबिंग हॉबिंग, और मैं हूँ। मार्शल आर्टिस्ट की ताकत सिर्फ इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम उसके लिए बेचैन हो। तभी बेग्गी को झटका लगता है और बोलता है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे उसकी ताकत को मानना न पड़े। तभी हॉबिंग देखकर बोलता है कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो। और हमारा हॉबिंग ना क्या डायलॉग चिपकाता है जरा सुनो, ग्रेट पावर कम्स टू ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन से चुराया है कार्य। सुन के बेग्गी सोच रहा होता है मैंने उसे इतना समझदार तो नहीं समझा था, लेकिन उसकी बात सुनकर लगता है कि मैं उसे गलत समझ रहा था भाई। अभी हॉबिंग हंसते हुए जवाब देता है मेरी बॉडी के अंदर इतने जबरदस्त हीट है ना, हर वक्त वुश वुश बूम बूम चलता रहता है, और इसे कंट्रोल करते रात भर नींद नहीं आती है। तभी बेग्गी को समझ में आ जाता है कि वो अपने बात को वापस ले लेता है, मैं जो जोकर से हारने वाला नहीं हूँ। तभी हॉबिंग और चिढ़ाता है बेग्गी जरा रुकिए तो। इन सब का बात सुन के हमारा ग्रैंडफादर बोलता है वो तुम्हारे बंदे तो कुछ ज्यादा ही लाजवाब है। तभी युवान बोलता है जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना तो वो स्टेल साइड की पावर के नीचे दबा हुआ था, लेकिन अब वो हमारे कल्ट का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जहाँ भी जाता है खुशी ले आता है साथ में। मैं सच में खुश हूँ कि हमारा हॉबिंग जो है मेरा पहला बंदा बना। तभी युवान पूछता है कि आखिर वो लैंड कहाँ पर है, तुमने कहा था वो चैंगिंग माउंटेन इधर ही तरफ है ना। तभी बोलता है पेट्रिया जियोंग, दरअसल वो चैंगिंग माउंटेन ना। तभी दूसरा इंसान बोलता है क्या तुम हमारे पेट्रिया से क्वेश्चन कर रहे हो, जल्दी बताओ गाइड करो हमें। तभी जवाब पूछता है अपना युवान कि तुमसे चैंगिंग माउंटेन्स के बारे में पहली बार पूछा था, तब भी तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट किया था। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जो इतना डरते हो तुम। अब मैं क्या बताऊं पेट्रिया जियोंग, लियोंग के लोगों के बीच में एक छुपचाप रूल है और
और वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी चोंगिंग माउंटेन्स के अंदर कदम मत रखना। तभी ग्रैंडफादर शॉक होता है और युवान बोलता है पर ऐसा क्यों? दरअसल मेरे पिता और दादा हमेशा मुझे इसके बारे में वार्न करते आए हैं। मैं तो कभी भी चोंगिंग माउंटेन्स के एंट्रेंस के पास भी नहीं गया हूँ। तभी एल्डर बोलता है पर ये कैसा अजीब सा रूल है भाई? तभी एल्डर दोबारा पूछता है कि मुझे पता है कि चोंगिंग माउंटेन्स के साउथ में डोंगिंग के लोगों का टेरिटरी है, लेकिन वो तो बस बॉर्डर और पॉलिटिक्स में ही का मैटर है। उसमें से ऐसा कुछ तो नहीं है जो इतना डरना चाहिए। तभी मूरी में लेंस का वो लड़का बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर के मुताबिक चंगेंग माउंटेन के एंट्रेंस पर एक दरिंदा रहता है। वो हमेशा मुझे वार्न करते रहे उस पहाड़ के पास मत जाना जब तक तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने का शौक ना हो। मेरी यादें थोड़ी धुंधली है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने कुछ ऐसा ही सुना था। मैंने सुना था कि सिक्स ब्रदर्स साइबर वॉरियर क्लेंस के हायर अब बात कर रहे थे कि एक मॉन्स्टर के बारे में जो उन पहाड़ों के रखवाली करता है। एक मॉन्स्टर? क्या तुम्हें लगता है वो व्हाइट टाइगर की बात कर रहे हैं? अगर सच बोलूं तो वो तो हमें जल्दी ही बड़ी म्यूजिकल में जाना पड़ेगा। हो सकता है उसका सामना भी करना पड़े, लेकिन कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं ग्रैंडफादर? क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, वो ईविक है जैसे लोग कहते हैं, ईस्ट का कॉम्बैट गॉड। हमारा सीन 2 दिन पहले का होता है जहाँ पे लियोंग के ईस्ट पर जीजिंग के साउथ के पास के कुछ लोग जा रहे होते हैं और हम देख सकते हैं मूरी बैलेंस अपनी टीम बना के जा रही होती है। एडेप्ट बनाने के बाद ये पहली बार है जब हम इतनी बड़ी जंग देख रहे हैं। रेटियस फ्रैंक्सन के 5000 सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट को लेकर ये लोग जा रहे होते हैं और हम इस पावर के साथ किसी को भी ओवर पावर कर सकते हैं। फोर्ट एडेप्ट और माउंट हॉन्गसेट के चीफ ग्रेट कॉन्स्टेबल शंगजोंग पे तभी बैठा होता थक जाता, बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी बड़ी सेना को लेकर चंगेंग माउंटेन के अंदर जाना है, क्या ये सच में सही फैसला भी होगा? दूसरा एल्डर बोलता है मैंने आपके बात पर सहमत करता हूँ ग्रेट कौंसल। मुझे भी लगता है कि इन फोर्स का 90% हिस्सा हमें सीधा हाउजिंग वाले बेस पर भेजना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर होना चाहिए था डिसीजन। बैगर सेट वाला बोलता है तुम तो अपनी अभी तक समझ ही नहीं रहे हो स्ट्रेटेजी का प्लान सुनने के बाद भी क्या तुम्हें इतनी बड़ी सेना यूज करना है? तभी एल्डर बोलता है ऐसी बात नहीं है शरहोंग, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी पूरी सेना का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ इसीलिए क्यों लगा रहे हैं कि दूसरे फैक्शन किसी मिथिकल बीस्ट के एसेंस तक ना पहुंच पाए। मोंग जवाब देता है हाय समझ में आया, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो, एडेप्टेड हो, ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो यार। क्या बोल रहा है मोंग, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी वोंग पूछता है तुम्हें क्या लगता है हमारे 200 लोग और साथ में थर्ड स्टेट के जियाशु और चंगेंग माउंटेन में सबसे पहले क्यों गए थे? मोंग जी, क्या वो इसीलिए नहीं था ताकि वो व्यक्ति उस बातचीत कर रहा था जो उन पहाड़ों की रखवाली कर रहा था, लेकिन चाहे वो इंसान एक्सलेट 5 में से भी एक क्यों ना हो। भी दोनों को रुकता है और बैगर सेट वाला बोलता है उसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है जितना तुम सोचते हो। ये बात सुन के पूछते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अगर वो चंगेंग माउंटेन्स में बंद रहता तो और फ्रीली मूरिम में घूमता तो शायद आज उसे हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा ताकतवर वॉरियर माना जाता। अच्छा एल्डर, हो सके तो आपका बात सच्ची हो। मुझे बस इतना पता है कि वो एक्सलेट 5 के सबसे पुराने मेंबर में से एक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सब लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। वैसे भी अगर हम उसे अपनी साइड पर लाएं तो फिर हमारे डिमोनिक स्पिरिट का खिलाफ लड़ने का एक सॉलिड चांस हो जाएगा। तभी बैगर सेट बोलता है अगर सब कुछ कमांडर स्ट्रेटेजिक के ओरिजिनल प्लान के हिस्सा चलता रहा तो हाँ ऐसा ही होगा। दूसरा एल्डर बोलता है चाहे वो उसे मना पाया या नहीं, हमें फिर भी थर्ड स्ट्रेटेजी की उसकी टीम के साथ दोबारा मिलना ही है। यह वाला एल्डर बोलता हो सके तो ये सब नेगोशिएशन काम कर जाए। तभी हम देखते हैं फर्स्ट एडेप्ट चीफ को जो वेस्ट वर्ड का गुशोंग है बाकी लोगों को रोक देता है। बाकी लोग पूछते हैं आखिर क्या हुआ सरमू? तभी वो सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं पंछी उड़ रहे होते हैं, रेड ऑरा फैला होता है, एकदम ऑरा फार्मिंग हो रहा होता है और इनको ब्लड का स्मेल आ रहा होता है। बाकी एल्डर्स लोग घबरा रहे होते हैं इविल एनर्जी को महसूस करके। बैगर सेट वाला बोलता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बहुत ज्यादा खून की स्मेल आ रही है जैसे कि मेरे पास ही कोई मर चुका हो। तभी मॉन्क और ये एल्डर दोनों कुछ ना कुछ बात करते हैं और सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि आगे बढ़ो करके। तभी हम देखते हैं आसमान में कोई जंप करते हैं और सीधा पलक झपकते पंच मार के सामने आता है। बाकी लोग इस प्रेशर को झेल ही नहीं पा रहे होते और परेशान हो जाते हैं इसका पंच को देख के और हम देख सकते हैं पंच से तो पूरा गड्ढा बन जाता है और खड़ा होता है और बाकी लोग देख रहे होते हैं उसकी तरफ और हम देख सकते हैं बाकी लोग ये देख के शॉक होते हैं और बोलते हैं कि ये तो कॉम्बैट गॉड है। और हम देख सकते हैं कॉम्बैट गॉड कुछ ऐसा दिख रहा होता है, इसका नाम यूएक है लेकिन मैं इसको कॉम्बैट गॉड ही बोलूंगा। बाकी लोग देखते हैं बोलते हैं क्या ये ईस्ट कॉम्बैट गॉड है? सच में ये तो वही है वही है। बाकी लोग परेशान हो रहे होते बोलते आखिर ये चंबिंग माउंटेन पे लुका रहा था, यही है जो नंबर 1 पे आता है टॉप 5 ब्रिटिश मार्शल आर्टिस्ट में से, जी की इसने अपना पोजीशन खुद ही ओन किया था और ये कोई वेपन भी यूज नहीं कर सकता, मतलब करता ही नहीं है और इसी वजह से इसका नाम गॉड पड़ा है। तभी बोलता है बुद्धिस्ट मास्टर क्या तुम देख सकते हो कि इतने सारे खून का स्मेल आ रहा है? तभी वो देखता है बोलता है हाँ तो क्या ये खून बदबू उसी से आ रहा है? हे ऊपर वाले, ये तो हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। काश ये गलत होता लेकिन वो क्लियरली एक हॉस्टिली एनर्जी छोड़ रहा है।
तभी एल्डर पूछता है क्या तुम कॉम्बैट गोट हो? मैं गुचुआन हूँ, फर्स्ट एडेप्टर राइटियस फैंक्शन मेमोरी में लेंस का चीफ माउंटेन विच शॉर्ट सेक्ट से, और ये मेरे साथ स्ट्रेटन चेन और ये भी यहाँ पे आए हैं और हम आपको अलर्ट करते हैं हमें इस माउंटेन के अंदर जाना है, क्या तुम बात कर सकते हो? बाकी लोग देखते बोलते आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। मुझे पता है ये थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है कि हम अपनी इतनी बड़ी सेना यहाँ पे लेकर आए, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक ही वजह से आए उस खतरे को रोकने के लिए। तभी कॉम्बैट गोट बोलता है चलो निकल जाओ यहाँ से। बाकी लोग बोलते हैं सर प्लीज हमें तो सुनिए, हम राइटियस फैक्शन से हैं, मिथिकल बीस्ट चंगिंग माउंटेन यहीं पे है। तभी बुढ़ा बोलता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा कब्र को यहीं पे खोद दूंगा। सब कब्र ही खोदते रहते हैं भाई। तभी मोंग बोलता है चीफ मूव, लगता है हमारा नेगोशिएशन कुछ वर्क नहीं करने वाला। तभी वो सोचता है बोलता है ठीक है, अगर हमारा नेगोशिएशन वर्क नहीं करता तो हम हार नहीं मानेंगे, हमारा फर्स्ट लेना है। तभी वो मन में सोच रहा होता है ये मेरे सामने जो है ये कॉम्बैट गोड है, इसका मतलब ये ना है डिमोनिक कल्ट नहीं, किसी की वजह का वॉरियर क्लैन भी अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ताकि वो हमारी साइड ले लेगा, लेकिन अब लगता है हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं, हो सकता है हमें अपनी काफी बड़ी सेना गंवाना पड़े। तभी ऑर्डर देता है लेकिन व्हाइट टाइगर ऑफ विंड को हासिल करना सबसे पहला आता है, ये सब आपकी और चोंगयू माउंटेन के मिथिकल बीस्ट की हिफाजत के लिए है। इतना बोलते हुए कुछ सोल्जर्स लोगों को आगे बढ़ने का आदेश देता है। सॉरी ये लोग खुद ही आगे बढ़ रहे होते हैं और अपने कुछ फॉर्मेशन बना के उस पर अटैक करने जा रहे होते हैं। तभी हमें बताया जा रहा होता है इस फॉर्मेशन के बारे में, बिग डीपर फॉर्मेशन को बनाया गया था वांग चियांग ने, जो लॉस्ट कॉन्जिंग स्कूल के फाउंडर थे। ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है जो बिग डीपर 7 तारे का पैटर्न से इंस्पायर है। इसमें 7 वॉरियर्स अलग अलग स्टार का पोजीशन लाते हैं, दूधे, मयर्क, पाइका, अफगानिस्तान, मुरिस्तान, मुझे नाम ही लेने नहीं आ रहा इसलिए मैं उल्टा सीधा नाम ले रहा हूँ भाई। जब ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है ना तो हर वॉरियर का एक एनर्जी के दूसरे से सिंक होकर मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर ये वो मिलकर एक जबरदस्त जॉइंट अटैक लॉन्च करते हैं। इतना बोलते वो कॉम्बैट ग्रेड पे अटैक करने जा रहा होता है इम्पीरियस हार्बिन स्वॉर्ड और बोलता है हमारी स्वॉर्ड को रोक के दिखाओ। तभी फिस्ट गॉड ना अपना एक फिस्ट उठाता है और जिससे देख सकते हैं गोजो की तरह इसके पास भी वो स्वॉर्ड आ नहीं पा रहा होता और टूट जाता है। ये देख के उसको यकीन नहीं हो रहा होता, बोलता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड था मेरे सेट का, इतना खतरनाक स्वॉर्ड इसने तो ऐसे ही बिना कुछ किए से तोड़ दिया। तभी वो किक करता है सीधा गर्दन पे और उसका गर्दन पचक जाता है और वो तुरंत दूर फेंका जाता है, जिसको देख के ये लोग भी परेशान हो जाते हैं कि ये 9 में से आता था हमारे ग्रेटेस्ट मुनीम में, इसने तो एक ही पंच में इसको लेटा दिया भाई। तभी वो उसके पीछे भी आ चुका होता है और एक पंच मारता है, बोलता है मैं तुझे भी लेटा दूंगा। तभी दूसरा एल्डर बोल रहा होता है एडेप्टेड पैंक, तुम कमीने मॉन्स्टर, सबके गाली दे रहे होते और उस पर अटैक करने जा रहा होता और वो देता है डेडली लूक, जिसको देख के इसके फटके 4 और वो पीछे आ जाता है और बोलता है आखिर ये कौन सी एनर्जी थी जो अभी इसने रिलीज किया, अरे भाई वो कहाँ गायब हो गया। तभी चिल्लाता है मोंग जरा पीछे देखो और वो देखता है, बोलता है क्या ये शिफ्ट क्लोन करके आया क्या, और तुरंत उसके टकले पे देता है जोर से घूंसा, जिससे कि पूरा जमीन ही फट जाता है। ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं उसके पावर को और ये शैडो चीफ वाला तो अलग ही हैरान हो रहा होता है। और हम देखते हैं कॉम्बैट गॉड जो कि सामने खड़ा होता है और उसको छोड़ के जा रहा होता है उन दोनों को भी पीटने, और ये सोच रहे होते हैं इसने सिर्फ एक ही पंच में सब सभी को ढेर कर दिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अगर हमें लगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, पर मरने से अच्छा है कि मैं लड़ ही लूं। और तुरंत उठ के बोलता है कि मुझे मदद पीछे से भेजना और अपना सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है। और दूसरा मोंग भी अपना 10 स्टार इनहेंस कोर्स को यूज करता है, जिससे कि दोनों का अटैक एक साथ हमारे कॉम्बैट गोड पे आता है। कॉम्बैट गोड सामने देखता है लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं हो रहा था, जिससे कि ये लोग देख रहे होते, बोलते हैं क्या ये हमारा अटैक को डायरेक्ट ही अटैक लेगा क्या, और तुरंत वो अपना मुट्ठी उठाता है और ये लोग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाह रहा है। तभी वो सामने आता है पंच लेके के और तुरंत अटैक करता है, जिसमें हम देख सकते हैं एक ही अटैक में वो उसका तो दांत टूट जाता है और मन में सोच रहा था ये गायब होता है और इसका एनर्जी बैरियर मेरे खिलाफ काम कर रहा है, मेरा अटैक तो बिल्कुल बेकार है भाई इसके सामने, आखिर एक कैसा अटैक की ताकत है इसके मुट्ठी में। इतना सोच सोच के जा रहा होता है और सीधा टकले पे लग जाता है और हमारे पास दूसरे मोंग के पास आ जाता है, उसको भी देखता है और एक पंच मार देता है और डायरेक्शन चेंज करके दूसरे एल्डर के पास आ जाता है। दूसरा एल्डर भी उसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो एक किक देता है जोर से। बेगर सेट वाला भी आ जाता है जो कि बोल रहा होता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और अपना टेक्निक यूज करता है। तभी फिस्ट गॉड उसकी तरफ भी देखता है और हम देख सकते हैं धमाका और बेगर शॉट वाला भाग जाता है फिर भीख मांगने। ये देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और सीधा उसके सामने गिरता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो करके, और हम देख सकते हैं फिस्ट गॉड काफी एटीट्यूड में खड़ा होता है और सभी हेल्डर्स को हरा चुका होता है। तभी स्वॉर्ड चीफ बोल रहा होता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी जाओ और हम बहुत तादाद में बहुत ज्यादा है उस कॉम्बैट गॉड को हरा सकते हैं। तभी बाकी लोग चार्ज कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं इसका ये खतरनाक टाइटल कॉम्बैट गॉड, ये तो इंसान से ज्यादा अनोखा लग रहा है, हो सकता है ये थक गया हो लेकिन ये ओवर पावर हमारे इन्हें सारे आदमी लोग के सामने कैसे टिकेगा। तभी उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर ये कैसा एनर्जी आ रहा है और हम देख सकते हैं कि एनर्जी जिसमें से कुछ बना होता है फेस, जो कि ये पावर सेंस करके बाकी लोग की बैंड पर जाती है और अपने मुट्ठी के पास फिर पावर जमा कर रहा होता है। ये देख के बोल रहा होता है अरे बाप रे बाप, अगर ये लगा तो हमारा तो टाइम ही खत्म, जल्दी चलो हमारे पास टाइम नहीं है। और तभी पीछे वापस वो लोग भागने जा रहे होते हैं और तभी वो एक पंच बनाता है और सीधा मारता है, जिससे कि हमको लगता है कि स्पेस क्रैक हो गया है। तभी ये लोग उसका पावर को देख के हैरान हो जाते हैं, बाकी सब लोग भाग रहे होते हैं इधर उधर इधर उधर। और तभी हम देख सकते हैं कि
ऐसा लगता है कि वो स्पेस में ही गायब हो गए। और हमें कुछ समय का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक धमाका होता है और एक झंडा, जो कि बाकी सब लोग वहीं पे ढेर हो चुके होते हैं। और ये अटैक का पावर क्या खतरनाक पावर होता है, ये एल्डर सोच रहा होता है एक पंच ने उसने 700 लोगों को हरा दिया। तो ये है ट्रू पावर ऑफ यूएक द कॉम्बैट गॉड, वो भी ईस्ट का। तभी कॉम्बैट गॉड बोलता है तुमको और नहीं मार खाना है तो अपने साथियों को लो और यहाँ से निकल जाओ। जैसे सुनते हैं बाकी लोगों को, फिर वो लोग जगाने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं ये अभी भी जिंदा है। चलो ठीक है, हमारे कोई भी आदमी मारा नहीं है। तभी वो सीधा बोलता है मैंने बोला कि यहाँ से सभी के सभी लौट जाओ। तभी दूसरा आदमी बोलता है कॉम्बैट गुड, मैं चीफ स्टोन सेट से हूँ, थैंक यू हमें बचाने के लिए, अपना मर्जी दिखाने के लिए। आखिर तुम हमें यहाँ से भागने के लिए क्यों बोल रहे हो। तभी वो उठता है और बोलता है सभी के सभी यहाँ से निकल जाओ। तभी बाकी लोग बोलते हैं ठीक है सर, और सब कोई चोट खा रहे होते हैं और पीछे जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं अच्छा हुआ कि उसने हमें मारा तो, लेकिन हम जिंदा जरूर हैं। तभी उसका और इनको भी महसूस होता है और बोलता है आखिर ये कैसा हो रहा है, क्या ये कॉम्बैट गोड का से आ रहा है क्या। नहीं नहीं, ये मुझे लगता है ना फॉरेस्ट के अंदर से, माउंटेन से आ रहा है। क्या ये किसी खतरनाक एनर्जी से इन्फेक्टेड है। तभी कोई बैठा होता और बोलता है आखिर थोड़ा सा डिफरेंट था जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया। मुझे लगा था जब बाहर के लोग यहाँ घुस आएंगे तो तुम बीच में नहीं पड़ोगे। तभी कॉम्बैट गोड बोलता है वो लोग जा चुके हैं। हाँ सच कहूँ तो तुमने अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते देखना काफा दिल छूने वाला था। तुम तो इतने आगे बढ़ गए हो कि माउंटेन के एंट्रेंस के पार तक चले गए सिर्फ उन्हें रोकने के लिए, लेकिन ये सब तुम कब तक कर पाओगे। कॉम्बैट गार्ड बोलता है अपना वादा याद रखना। तो बोलता है वादा, तुम मेरे से कैसा वादा को उम्मीद रखते हो। और इतना बोलते ही वो उड़ के निकल जाता है। सिर्फ 6 दिन है 10 साल पुराने होने में, बस इंतजार करो तुम मेरी हाथों से ही मरोगे। इतना बोलते वो निकल जाता है और कॉम्बैट गार्ड देखता रह जाता है और वो जा ही रहा होता है। और हम देखते हैं कोई दो लोग को जो कि माउंटेन से कम 1 मील दूर होते हैं। और कोई बोलता है ये अभी भी खतरनाक स्ट्रॉन्ग है 20 साल पहले जैसा। मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना खतरनाक आखिर इस चीज को गार्ड कर रहा है। 20 साल पहले चंगिंग मार्टिन्स की लड़ाई के वक्त मैं सिर्फ साइबर स्वॉर्ड सेट का एक छोटा सा फॉलोवर था। उसी जगह वजह से हमारे सेट का ग्रैंड प्लान पूरे 20 साल पीछे चला गया। आज तक मैं उस दिन का वो डरावना सपना भूल नहीं पाया। हम लाशा के पोटला पहले से बिना रुके यहाँ तक दौड़ते हुए आए सिर्फ इसीलिए कि डिमोनिक स्पीड से पहले पहुंच सके। लेकिन ये कैसे, राइटियस फैक्शन हमसे पहले पहुंच गया। ये लगभग मुरी मेलैंस की टोटल फोर्स का 1/3 हिस्सा है। इतनी बड़ी सेना को चंगिंग मार्टिन तक ले जाना मतलब जरूर कोई बड़ी बात होने वाली है। सर होंग, क्या आपको लगता है राइटियस फैक्शन का मुरी मेलैंस से भी व्हाइट विंड टाइगर एसेंस के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ तुम बोल सकते हो। अगर वाकई में ऐसा है तो हम तुरंत लॉर्ड ऑफ साइबर का इंतजार करना होगा और यहाँ सब रिपोर्ट करना होगा। हमारे पास 200 फॉलोअर्स ही है, ताकत शायद ज़्यादा हो लेकिन उनकी गिनती बहुत ज़्यादा है। तुम गलत नहीं हो, लेकिन शायद ये सिचुएशन हमारे फेवर में काम कर रही है। लगता है हमें खुद ही हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा। हमारी ओरिजिनल प्लान के मुताबिक चोंगिंग मार्टिन्स के मॉन्स्टर भड़का देना ताकि वो खुद ही डिमोनिक स्पीड से लड़ पाए। तभी ये बात सुनकर दूसरा इंसान बोलता है ये तो हमारा प्लान शुरू से था। सबसे बेस्ट सिचुएशन यही होगा कि दोनों को एक दूसरे से लड़कर एक साथ मर जाएं। लेकिन अगर कोई भी जिंदा बच गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑलरेडी फाइट से ही कमजोर इंजर्ड होगा और तब वो बन जाएगा लॉर्ड ऑफ साइबर के लिए परफेक्ट टारगेट जब वो बाद में पहुंचेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वो राइटियस फैक्शन है। मॉन्स्टर के अटैक के बाद भी उनकी गिनती अभी काफी ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है वो यहाँ रुकेंगे। अगर उनका टारगेट सिर्फ एसेंस हासिल करना हो तो वो जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन अगर उनका इरादा हमारे प्लान्स को बर्बाद करना है तो वो जरूर हम पर एम्बिश करने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसी तरह मुरी मेलैंस के इन लोगों को ही खत्म कर दे और एक बड़ी प्रॉब्लम लिस्ट से ही हटा दे तो शायद हम दोबारा लॉर्ड ऑफ साइबर का ट्रस्ट जीत पाएंगे। तभी बगल वाला बोलता है वैसे सर कॉम्बैट गॉड और डिमोनिक स्पिरिट के बीच आपके हिसाब से कौन जीतेगा। तभी वो सोच के बताता है कॉम्बैट गॉड। हम देखते हैं 16 माइल्स की दूर नॉर्थन सी में चोंगिंग माउंटेन वाला, जहाँ पे राइटियस फैक्शन ने कैंप बना के रख लिया था उसी अटैक के बाद, जहाँ पे कुछ दिन के बाद वो लोग मर चुके थे। जो को अटैक लगा था उनका इंटरनल एनर्जी खत्म हो चुका था। और तभी मुरी मेलैंस के मेन हॉल में मीटिंग हॉल में बैठे होते हैं। जो लीड कर रहा होता है एल्डर, वो सोच रहा होता है लगभग 5000 स्किल मार्शल आर्टिस्ट के साथ मुझे पूरा यकीन था कि हम कॉम्बैट गॉड को दबा लेंगे, लेकिन उल्टा हमें इंजरीज झेलना पड़ा और हाथ कुछ भी नहीं लगा। मुझे पता है हम यहाँ फ्यूचर प्लान डिस्कस करने आए हैं, लेकिन अब बोलने के लिए बचा ही क्या है मेरे पास। मोंग बोलता है एक बात है जो मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ ये सच कि हमें काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कॉम्बैट गॉड ने रहम दिखाया और हमें मिनिमम इंजरीज के साथ जाने दिया। एल्डर उठ के बोलता है कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ही विचार चल रहा था। तभी बैगर सेट वाला बोलता है कि तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है। जैसे कि हमारे बुद्धिस्ट मास्टर ने कहा था कि सर एक का हमें लड़ने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो उनका असला मकसद सिर्फ पहाड़ों के एंट्रेंस को ब्लॉक करना था। ये वाला मॉन्क सोच रहा था अब जब सोचता हूँ कि हम उससे लड़ने से पहले मैंने उससे पहाड़ों के आसपास देखे हुए नोटिस किया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पहले से ही पता था कि वहाँ कुछ घूम रहे हैं या छुपा रहा है। तब सुन के ये एल्डर जगता है और बोलता है कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो। अगर उसका हमें मारने का कोई इरादा नहीं था तो फिर यहाँ कैसे समझाओगे कि उसने पहले स्कॉट को ही मार दिया। तभी मॉन्क बोलता है बस वही तो मैं कह रहा हूँ, उसने बिना झिझक के पूरी फौज स्कॉट को खत्म कर दिया, तो फिर हम क्या छोड़ रहे हैं।
या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहली स्क्वाड को उसने मारना ही ना हो। तभी वाइस शैडो कमांडर जो रहता है बोलता है जरा रुक जाओ, मुझे लगता है कि हम इस मामले को थोड़ा ज्यादा हल्के में ले रहे हैं। रुको शॉर्ट चिप, मान लिया तुम्हें वार्डन किंग जगह ले ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने एल्डर्स की बातचीत के बीच में बोलने का पूरा हक मिल गया हो। ये सुन के स्वॉर्डचिप बोलता है मैं सिर्फ इसीलिए सह रहा था क्योंकि तुम सब ये बकवास बोल रहे थे। इतने पागल लोग हो ना तुम लोग, सच में ये सब दिखाना ही मेरे लिए कितना गुस्से वाली बात है। कृपया मुझे माफ करें, लेकिन मैं ये सिर्फ इसीलिए कह रहा था क्योंकि लगता है एडेप्ट लोग के कैजुअलिटी को काफी लाइटली ले रहा है। एक्सक्यूज मी, अरे एल्डर जी एक्सक्यूज मी मत करो। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगता है 40 सोल्जर खोने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन 40 सोल्जर में से हर एक अपने थे, हमारे दोस्त और परिवार जैसे लोग थे। हमने तो अपने एडिट सर हांगयुंग को भी इसे लड़ने में खो दिया। मुझे लगता है सिर्फ इसीलिए कि कॉम्बैट गोड ने हमें जाने दिया, ये बात नहीं बदलती कि उसने हमारी पहली स्क्वाड को मार दिया। अगर हम अपने कमांडर्स के नुकसान को कम समझे तो ये उनके लिए बेइज्जती होगी। ये एल्डर सुन के खाली गाली दे रहा होता है, मुंह बोल रहा होता है। अमिताभ बात समझ गया। अब जब तुम्हें इस तरह से समझता है तो लगता है कि मैं सोच रहा था कि अपने कमांडर्स की मौत के खिलाफ हल्का ले लिया था। तभी दूसरा एल्डर बोलता है कि मेरा मतलब कहने का ये था कि चोंगिंग माउंटेन्स में कॉम्बैट गॉड के अलावा कोई और भी खतरा हो सकता है। जब हम वापस लौट रहे थे तो हमें एक भयानक ब्लड टेस्ट का फील किया था, लेकिन मुझे पक्का यकीन है वो कॉम्बैट गॉड से नहीं आ रहा था। ये सुन के ये एल्डर का दिमाग फिर जाता है, बोलता है क्या वार्डन में की बदतमीजी अलग बात है, लेकिन चीफ योंजिन टेरिटी को बिल्कुल भी बकवास है। और वो कौन हो सकता है जो कॉम्बैट गॉड के अलावा, और कौन हमारी पहली स्क्वाड पर हमला करेगा। तभी उसमें से एक बोलता है सर पेंग, आप ज्यादा वक्त के लिए बेहोश थे इस पूरी सिचुएशन के दौरान, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आप चीफ यू की बात को सीधा रिजेक्ट करना ठीक होगा। ये सुन के एल्डर बोलता है एक मिनट, क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मैं लड़ाई में इंजर्ड हो गया था। लीड कर रहा था एल्डर। वो बोलता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमारा पहला और दूसरा प्लान तो फेल हो चुका है, अब हमें कमांडिंग स्ट्रेटजी का लास्ट रिपोर्ट प्लान पर जाना होगा। मंक बोलता है हाँ ये सही बोल रहा है, और हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है, हमें अब वही प्लान फॉलो करना पड़ेगा। ये तो डिमोनिक कल्ट को या फिर सिक्स ब्रदर का वॉरियर क्लैन को कॉम्बैट गॉड के सामने लड़कर उससे लड़वाना होगा, और फिर हम भी उस बैटल में सपोर्ट देंगे। जब तक सर एक हर फैक्शन के टॉप पर पावर हाउस को बिजी रखेंगे तब तक हम आराम से उनके बाकी अंडरग्लिंग को खत्म कर सकते हैं। मोंग भैया तो सही बोल रहे हैं, ये थर्ड प्लान तब के लिए बनाया गया था, और अगर कॉम्बैट गॉड के पास चोंगिंग माउंटेन में अपनी आर्मी होती तो, लेकिन वो खुद ही एक वन मैन आर्मी है, इसीलिए ये थर्ड प्लान हमारे लिए काफी आसान जाना चाहिए। तभी वॉइस शैडो वाले को बोलता है अगर डिमोनिक कल्ट का पेट्रिया चोंगिंग माउंटेन में नहीं आया तो हम आपका प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अब बस यही उम्मीद है कि आपकी प्रेडिक्शन सही निकले। तभी स्वॉर्ड चिप बोलता है फायर किलिंग एसेंस हासिल करने के बाद वो नॉर्थन सी तक गया और सिर्फ ड्रैगन टटल का एसेंस लेने के लिए, इसका मतलब वो चोंगिंग माउंटेन पे भी जरूर आएगा। तभी कोई बोलता है काफी इंटरेस्टिंग वाली बात है कि तुम लोग भी यहाँ पे हो। तभी बोलता है आखिर किसने बोला। तभी बाकी लोग पूछ रहा था बाकी लोग से आखिर किसने बोला, अभी किसने बोला। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जाता है और बाकी लोग स्वॉर्ड उधर ही तान देते हैं, बोलते हैं कोई आउटसाइडर आ चुका है हमारे पास। तभी ये हैरान हो जाता है आखिर मेरे जो इस बंदे का प्रेजेंस महसूस क्यों नहीं हुआ, जबकि फुल मास्टर आर्ट्स से भी भरे हुए हैं, किसी ने भी सेंस नहीं किया, क्या ये हो सकता है। तभी युवान बोलता बाकी एल्डर्स इधर ही लोग हैं, मैं तुम्हारा प्लान सुन रहा था, कितना बेकार स्कीम बनाते हो। तभी ये लोग इसका आवाज़ सुन के बोलते हैं, मतलब अपना युवान बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ जाने की। और तभी युवान बोलता है अब तुम हमको पैसा दोगे, मतलब कि अब इसका प्राइस चुकाओगे। और हमारे को एक हफ्ते का पहले का सीन होता है जहाँ पर ड्रैगन कल्ट का मेन ब्रांच में हमारे दोनों एल्डर्स आ रहे होते हैं, जो कि दोनों एल्डर्स लोगों को ये लोग ग्रेड कर रहे होते हैं। ये लोग 9 ग्रेड सेट में से एक में से हैं और बोल रहे होते हैं आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। तभी एल्डर हवा बोलती है हे होप तुम अच्छा बात लेकर आए होगे। तभी ये बोलता है मैं कुछ समझ नहीं पाया, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप बोल रहे हैं कि मैं मेन ब्रांच को छोड़ दूं, क्या आप ये परमिशन पेट्रियाज से ले सकते हैं। तो ये बोलता है अरे यार पेट्रियाज ने मुझे खुद ऑर्डर दे दिया, और वो अपना पर्चा दिखा दिया डिमोनिक ऑर्डर। बाकी लोग झुक जाते हैं और बोलते हैं 12th एल्डर चियोंगू। भी एल्डर हवा बोलते हैं हमारे पेट्रियाज ने मुझे इस सिचुएशन के लिए ना इंचार्ज अपॉइंट किया था, तो तुम कह सकते हो कि एक अर्जेंट डिमोनिक ऑर्डर है। तभी सामने से पूछ लेता है लड़का कि क्या आप राइटलेस फैक्शन मुरी में अलायंस के हरकतों की बात कर रहे हैं, हमने तो पहले ही नॉर्थन सीआईएस पैलेस में ब्रांच दोनों जगह मैसेज भेज दिया है, अब समझ में आया हमें वहां से कुछ जवाब क्यों नहीं मिला। तभी एल्डर हवा बोलती है तुम्हारी कितनी छोटी सोच है। तभी ये बोलता है मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी एल्डर क्यों बोलती है लगता है आपने अभी तक नोटिस नहीं किया कि एल्डर क्यों, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, काई फेंग पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। ये सुन के बोलता है एल्डर क्या, सुन के अपने मन में सोचता है क्या हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, यह एल्डर बस वाइस कमांडर को घूर क्यों रही है। तभी वाइस कमांडर सीधा बोलता है एलिडियन डार्क ऑर्डर के वाइस चीफ आपको प्रणाम करता है। उनके बगल वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मुझे माफ कीजिए एल्डर, मैं अपनी असली पहचान पेट्रियाज के ऑर्डर की वजह से नहीं बता पा रहा। तो साथी बोलता है तो ऐसी बात है। तभी एल्डर हवा बोलती है काइफिंग हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, इसीलिए पेट्रियाज के ऑर्डर पर हमें वाइस चीफ को यहाँ भेजा है ताकि वो हमारी मदद कर सके यहाँ तक का नया बेस एस्टेब्लिश करने में। हाँ मैं देख सकता हूँ भाई, ठीक है पहले हम ज़्यादा अर्जेंट मैटर पर बात करते हैं।
क्या तुम्हें हमारी मेन ब्रांच में एजेंट्स भेज दिया है? तो ये जवाब देता है, हाँ मैंने पहले ही एजेंट भेज दिया था, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या मुझे खुद वहाँ जाना चाहिए था। मेरे भेजे हुए एजेंट्स में से आधे से ज्यादा का कॉन्टैक्ट टूट गया है और अभी तक 5 दिन ने भी नहीं हुए। तभी एल्डर हवा बोलती है, ये जरूर बीमरीू या काम होगा मुरी मिलायंस के फर्स्ट स्ट्रेटेजिक का। उसने जानबूझकर हमारी स्पाइस को पीछे छोड़ा था ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे खिलाफ यूज कर सके, लेकिन अब वो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। यह कुछ तो बड़ा गड़बड़ जरूर है। ये सिचुएशन काफी मुश्किल हो गई है। वो सबसे थॉट ओपोनेंट में से एक है जिनके साथ मुझे कभी डील करना पड़ा था। जब से उसे सिक्स बजरकर वॉरियर के क्लेम की स्पाइस के बारे में पता चला है, मुझे लगता है कि वो अपना सारा फोकस सिर्फ उन पर लगा देगा। तभी लड़का बोलता है, चीफ आपको क्या पता है, राइटियस फैक्शन के मुरी मिलायंस पर अपनी पूरी सेना का इकट्ठा कर चुके हैं। ये सब सुन के दोनों शौक होते हैं। समझ गया। तो उन्होंने अपनी फोर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा नॉर्टर्न की तरफ और दूसरा साउथ की तरफ। तभी एल्डर यून गुस्सा करती है, बोलती है, तो इसीलिए वो हमारी स्पाइस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हिम्मत कैसे हुई उसकी हमारे खिलाफ के ऐसी साजिश रचने की। तभी एल्डर हवा सोच रही थी, येलो रिवर के साउथ में जो मुरी मेलायंस के फोर्ट्स है वो अभी वहीं रुका बैठा है। मेरा गुस्सा है कि ये सब इसी के लिए, ताकि हम कि उसकी मूवमेंट को नोटिस न कर पाएं। लेकिन जिस तरह उन्होंने पहले हमारे इन्फॉर्मेशन के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ किया था और फिर इतनी जल्दी अपनी सेना इकट्ठा कर ली, इसका मतलब ये है कि वो काफी पहले से ही कोई बड़ा चाल चल रहे थे। लगता है राइटियस फैक्शन मुरी मिलायंस अपनी पूरी किस्मत से इसी प्लान पर दाव लगा चुके हैं। मतलब हमारे खिलाफ उन्होंने काइफेंग को डायरेक्टली टच नहीं किया क्योंकि हमारा ग्रेट मिंग एम्पायर का ऑफिशियल रीजन है, इसीलिए उन्होंने सीधा हमला करने के बजाय सिर्फ तुम्हारी इंफॉर्मेशन सप्लाई को ही काट दिया। लेकिन चाहे ऐसा क्यों ना हो, वो इससे ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। एल्डर हवा सीधी बात बोलती है। वो इस बात पर दाव लगा रही है कि इतने छोटे टाइम में कोई बड़ा काम लेंगे, और जो रिपोर्ट नॉर्टन से आई है वो काफी चिंता बढ़ने वाली बात है। लेकिन लगता है उस एल्डर ने काफी जल्दी डिसीजन ले लिया है। मुझे लगता है इसका कनेक्शन उनके लॉर्ड के दूसरे बेटे शू कांग की मौत से भी है। चाहे वो एक सोटिक लीडर ही क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार वो है तो एक पापी ना, जिसके 2 बेटे मारे जा चुके हैं, और जो उन्होंने अपनी फोर्स का एक हिस्सा नॉर्थन के साइड भेजा है। उसका कनेक्शन सबसे ज्यादा हमारे पेट्रियाट से ही लगता है। अरे अरे रुकिए एल्डर हवा, अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो इसका पॉसिबिलिटी ये है कि मुरी मेलाइंस ने हमारा नॉर्थन सी वाला मैसेज इंटरप्ट कर लिया है। सही समझे, एल्डर युवान के साथ खुद यहाँ आया हूँ, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क से पंगा लेने की मतलब है हार तो पक्की है। काफी टाइम हो गया है किसी को ऐसा सबक सिखाए हुए। ये हमारा सीन युवान की तरफ होता है, जहाँ पे युवान उनके गैंग में घुस चुका होता है, मतलब कि उनके कैंप पे, और सब कोई पूछ रहा होता है आखिर ये क्या कर रहा है यहाँ पे। इस एल्डर की फटी हुई होती है, सोच रहा होता है कि इसे तो ब्लू स्काई असेंबली में होना चाहिए था, उसके इन्फॉर्मेशन के सोर्स से जो पता चला है, फिर ये यहाँ पे कैसे आ गया। वो चाहे कितना भी पावरफुल हो, मार्शल आर्टिस्ट क्यों ना हो, अपने ट्रेस को पूरी तरह छुपाना इतना आसान नहीं होता। हमें तो चारों तरफ से काफी पावरफुल गार्ड्स भी लगा रखे थे, फिर ये कैसे। और सबसे अजीब बात तो ये है, पेट्रिया युवान जैसे हवा में से ही अचानक सामने आ गया। ये कौन सी अजीब टेक्निक है। भी युवान को लगता है कि ये परफेक्ट है, ये वही फैक्शन है जो मैं नैनो सूट को टेस्ट करना चाहता था, और लगता है ये काफी काम का साबित हुआ। और हमें पता चलता है जैसे कि उसके नैनो सूट में ना कुछ लॉक्स लगे थे, वो अनलॉक होने के बाद नैनो सूट में एक नया फंक्शन मिल गया था, ट्रांसपेरेंसी सूट मोड, जो पूरे सूट को कम्प्लीटली गायब बना देता था। हाँ, इसकी एफिशिएंसी एलिमेंट पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर यूजर के पास इनफ पावर हो तो इसे काफी देर तक इनविजिबल रहना पॉसिबल है। तभी एक एल्डर गुस्से में बोलता है, ये तो हद पार कर दी एक फैक्शन के लीडर के लिए, ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है, इतनी ज्यादा बेइज्जती। उनके युवान बहुत गुस्सा में हो जाता है, बोलता है, तेरी माँ का आंख, मुझे नहीं लगता कि तुम उस पोजीशन में हो जो मुझसे रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हो। इतना बोलते उसको अपने एनर्जी प्रेशर से नीचे ही झुका देता है और सीधा सर ठोकने लग जाता है, जिससे ब्लड निकलने लग जाता है। बगल वाला एल्डर बोल रहा होता है, वाह रे वाह सर, यूं तो एक अर्ली जूनियर मास्टर है, फिर भी उसे ऐसे जमीन में पटक दिया जैसे कोई कोई कीड़ा हो। क्या पैट्रियाज का रो पावर एनर्जी से भी ज्यादा बढ़ गया है ड्रैगन टर्टल का एसेंस लेने के बाद। अरे यार, मैं इसकी इतने खतरनाक एनर्जी से दब गया हूँ, मेरा तो बॉडी ऐसा लग रहा है क्या भी चटनी बन जाएगा। तभी बैगर सेट वाला युवान को चिल्लाता है और बोलता है, रुक जाओ प्लीज, क्या हम सब एलाइट फैक्शन नहीं है, फिर भी ऐसे अचानक आकर हमारे ही आदमी पर हमला क्यों कर रहे हो, ये तो हद से ज्यादा हो रहा है। बस सुनकर युवान कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। दबा हुआ एल्डर थोड़ा सा मूव करने पाता है और बैगर सेट बोलता है, थैंक यू युवान, लगता है कि ये अभी भी हमसे बात कर सकता है। तभी युवान बोलता है, हमारा कोई एलाइज नहीं है, अब मैं ये डील को अपने हाथ से खत्म करता हूँ। तभी ये सुन के सबके फट जाती है, बोलती है, पर्सनल मैटर्स में आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो, पीछे रहो सबके सब। तभी युवान बोलता है, ठीक है मैं बताता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ। तभी बोलता है, क्या आखिर क्या बोलना चाह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये इतना गुस्से में क्यों है।
युवान बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं नोटिस नहीं कर पाऊंगा? जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तो तुम असेंडेंट मास्टर पे थे और अभी भी हो, फिर भी तुम अपने अंदर की ये नई लाइटनिंग एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहे हो। आखिर ये कैसे मुमकिन है? तभी ये सुन के उसकी तो बैंड बज जाती है। मैं अपनी एनर्जी को इतना कम कर दिया हूँ, पूरे बॉडी में फैला दिया हूँ ताकि कोई मुझे बता ही ना सके और पता ना लगे। हमारे लोड को भी नोटिस नहीं हुआ तो इसे कैसे नोटिस हुआ? क्या ये ड्रैगन टर्टल का एसेंस लेने के बाद है जो लाइटनिंग एनर्जी को सेंस कर पा रहा है? चाहे मैं अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी अनलीज भी कर दूं तो फिर भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? तभी मोंग सामने आता है और युवान को बोलता है, प्लीज यहीं पे रुक जाइए। तभी जो उनको लीड कर रहा होता है वो भी बोलने लग जाता है, मुझे लगता है ये हमारी पहली मुलाकात है पेट्रिया युआन। मैं गुंच युआन माउंटेन वेस्ट शॉर्ट सेट का चीफ मुरी मिलायंस का फर्स्ट एडेप्टर। मैं अपने विनम्रता से करता हूँ, कृपया इस बात को सुलझाने पे विचार करते हैं क्योंकि हम अभी भी एलआईसी तो हैं। तभी युवान इन लोग का बात सुन सुन के थक चुका होता है अलायंस का बहाना बनाते बनाते और बोलता है, सब के सब सामने हट जाओ मेरे से, और अपना एनर्जी से लगा के इन लोग को साइड खेल रहा होता है। इसकी एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि दोनों के दोनों एल्डर लपेटे में आ जाते हैं। और युवान बोलता है, फिर तुम मेरे एनर्जी के सामने टिक पा रहे हो, अच्छी बात है। ये लोग की और फट गई होती है, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी तो और बढ़ते जा रही है। मैं अपने मैक्सिमम पावर पे हैं हम दोनों, लेकिन तो भी हम इसे होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तभी इसकी बैंड बजाती, क्या दो अल्टीमेट जीनियस भी इसे इस एनर्जी से नहीं सह पा रहे? आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या एल्डर बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। मैं फोर्थ सील को तोड़ नहीं पाया क्योंकि उसमें एक पल के लिए बिल्कुल वेनेबल हो गया था, लेकिन अडेप्ट लोगों ने मुझे काफी ज्यादा टाइम दे दिया है। युवान बेटी, अब तो तू गया, तुमने अपनी गार्ड डाउन करके बहुत बेकार चीज कर दी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। युवान उसका स्वॉर्ड को पकड़ लेता है सिर्फ 2 उंगली से, जो कि उसको हैरान हो जाता है क्योंकि ये लाइटनिंग वाला स्वॉर्ड अटैक था जो कि उसका लाइटनिंग अटैक को भी रोक दिया। बताओ। और युवान बोलता है, यार मेरा मूड खराब हो गया, चलो दिखाओ तुम में कितना लाइटनिंग एनर्जी बचा है। हमको पता है ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका सूट ही रिचार्ज हो जाता है लाइटनिंग एनर्जी से। तभी वो वापस लाइटनिंग अटैक इसी पे ही कर देता है और ये चिल्लाता है, ओ भाई मारो मत मेरे को। अरे यार ये हो क्या रहा है? मैं इस लाइटनिंग एनर्जी को क्यों नहीं हटा पा रहा? क्या मैं यहीं पे मरने वाला हूँ? तभी युवान बोलता है, तुम्हें सहने की सत्ता बहुत है इस लाइटिंग एनर्जी को, क्योंकि तुमने भी ब्लड ड्रैगन को टर्टल का खून पिया है। ताकि बाकी मूरी मेलेंस वाले सोच रहे थे हमें तुरंत अटैक करना पड़ेगा और तलवार उसका कंट्रोल छुड़ाना पड़ेगा। ब्लू स्काई असेंबली के लोड को बचाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जाओ जाओ बचाओ इनको। बचाने के चक्कर में इन लोगों का खुद ही युवान इन लोग का हालत खराब कर देता है, इनको नीचे पटक के मारता है। मॉन्क बोलते हैं अब सभी के सभी खतरे में और युवान से माफी मांगता है, प्लीज हमें एक बार माफ कर दो। तभी वो नहीं सुन रहा था युवान, तो उस पर अटैक कर देता है अपना 72 आर्ट ऑफ साउलिन टेक्निक से। तभी युवान पर अटैक तो करता है लेकिन युवान उससे बच जाता है। लेकिन मोंग बोल रहा होता है, अभी तो मैं इसको मार के रहूंगा। लेकिन युवान के प्रेशर से उस पर 2 छेद हो जाता है। सॉरी प्रेशर नहीं, उसका इनविजिबल स्वॉर्ड जो कि इस बुड्ढे को मार के पीछे कर देता है। बाकी लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट मास्टर, आखिर इसने बुद्धिस्ट मास्टर को भी मार दिया जो कि थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट है। ये भाई तो लगता है कॉम्बैट गॉड के जितना खतरनाक इंसान बन चुका है या उससे भी कुछ ज्यादा डेंजर। तभी हम देखते हैं जिसको बिजली दे रहा होता है वो भी गजनी हो जाता है और सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से निकल दूं कैसे यार, मैं हिल भी नहीं पा रहा। तभी युवान बोलता है, मैंने बोला कि तुम सर नीचे करो, और तुरंत अपने एनर्जी से जैसे ही करने जा रहा होता है तभी बोलता है, रुको पेट्रिया युवान। लेकिन युवान तो सीधा छेद ही लाल बना देता है उसको। देख सकते हो छेद के लिए पहले गर्मा गर्म उसके सीने पे होता है और धुंधला धुंधला हो जाता है और नीचे लेट जाता है, बोल होता है मेरा पेट मेरा पेट। तभी युवान बोलता है, मेरे रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावट है इसीलिए तुमसे पूछताछ बाद में करूंगा। इतना बोलते ही वो अपना कोल्ड एनर्जी से ये जगह लोगों को जमाने लग जाता है और इसको ना आइस क्रिस्टल में बदलने लग जाता है और उसके अंदर ले लेता है। मोंग बोलता है, मैंने ऐसा खतरनाक आइस एनर्जी नहीं देखा, ये पेट्रियास तो कॉम्बैट गोट का भी बाप निकला। ये लोग सोचते हैं उसने खाली उसका पेट को ही नहीं फोड़ा बल्कि उसको तो जमा ही दिया। कितनी खतरनाक की है, क्या इसी तरह एंड होना था? बेरहम इंसान है युवान, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आखिर हम क्या कर रहे हैं यार इसके सामने में, हमारा तो वादा ही खत्म हो जाता है। पावर डायमेनिक के वजह से भी हमको तो लगा था हम इसको मार देंगे, पर ये अकेला ही उन सब पे भारी लगता है। तभी ये लोग अपना माइंड टू माइंड बात कर रहे होते हैं अपने युवान के बारे में कि युवान को इन लोगों को ना कॉम्बैट गोड से लड़ाना है। इन लोगों का यही प्लान होता है जो कि युवान को ऑलरेडी पता हो चुका होता है, इसलिए ये लोग ना पीछे भी नहीं हट सकते युवान से। तभी ये लोग बोलते हैं, क्या तुम 500 एलाइट सोल्जर के सामने टिक सकते हो? तभी वो लोग सभी के ऊपर से एनर्जी अपना हटा देता है। अब बोलता है, हम तुमको ऐसे ही जिंदा जाने नहीं देंगे, और सभी वैसे प्रेशर हटाने लग जाता है। तभी ये लोग शॉक्ड होते हैं, बोलते हैं पेट्रियाच, अरे ये तो डिमोनिक कल्ट का लीडर यहाँ पे है, हमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अरे किसी चिल्लाने की आवाज आ रही है, आखिर अंदर क्या हो रहा है? तभी बोलता है जोर से चिल्लाकर, वॉरियर्स मेरे साथ जितने भी है ना सब मेरी बात सुनो। ये जो तुम्हारे सामने डिमोनिक कल्ट का लीडर दिख रहा है ना, जो हमारे कैंप पे बिना इजाजत के घुस चुका है, उसको जाओ और उसको देखो और मार के पकड़ लो। तभी ये लोग अपना अटैक करने के लिए युवान पे बढ़ रहे होते हैं। देख सकते हो बाहर में इतना सारी फौज होती है। युवान बोलता है, तो तुम ऐसे लड़ोगे मेरे साथ? मोंग सोच रहा था 5000 मार्शल आर्टिस्ट इतने सारे हैं, इसको तो यहाँ से भी लड़ना मुश्किल होना चाहिए, क्या ये सबको अकेले हरा देगा? तभी जो लीड कर रहा था वो बोलता है, पेट्रियस युवान, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे के लिए ना इतने बंदे काफी होंगे। मैं तुम्हारे हाथ में वो सारे एसेंस लगने नहीं दूंगा, समझ रहे हो ऐसा क्यों है? याद रखो कि हम अभी तुम्हारे एलाइज है, अगर तुम मिथिकल और एसेंस छोड़ दो
तो हम भी खुशी से अपनी तलवार नीचे कर देंगे, लेकिन अगर तुम्हें अपना दुश्मन बना ही लिया है तो फिर हमारे पास आखिरी सांस तक लड़ने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। इतना ही बोल ही रहा होता है, युवान सीधा स्वॉर्ड घुमाता है हवा में, जिससे कि उसके आधे से आधे से हेल्डर तो कट के नीचे गिर जाते हैं। तभी वो अपने युवान को गाली देता है, तेरी माँ का भरोसा जीतूं। तभी युवान बोलता है, अच्छा जीत के दिखा, और उसके पास में आ जाता है, अटैक करके उसको साइड में कर देता है और सीधा गला पकड़ लेता है। लेकिन वो अपने युवान पे शॉट चलाने की कोशिश करता है, लेकिन युवान उसका हाथ ही पकड़ लेता है और बोल रहा था, एलाइस, ये एलाइस है तुम्हारा? तुम ऐसा क्यों बता रहे हो कि तुम मेरे अभी तक एलाइस हो? तुमको समझ नहीं आया, तुम मेरे एलाइस वालाइस नहीं हो। तभी उसका हाथ को जोर से दबाने लग जाता है, बोलता है, अरे मम्मा, और तुरंत युवान उसका हाथ को उखाड़ देता है। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। बैगर सेक्ट वाला भी बोल रहा होता है, पेट्रियाज, क्या तुम 6 बजरकर साइबर गॉड के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे? आखिर हमारे बिना तुम कैसे लड़ोगे? तभी युवान बोला, चुप बैठ, और उसका साथी को उसी के पास फेंक देता है। और देख सकते हैं उसका साथी घसीटता हुआ पीछे जाता है और युवान बोलता है, तुम लोग सिर्फ तभी एलाइस को याद करते हो जब तुम्हारे अपना काम निकालना होता है, और पीछे से तुम मेरे खिलाफ साजिश रचते हो। हमारे कल्ट अकेला ही काफी है 6 बजरकर साइबर वॉरियर क्लैंस को खत्म करने के लिए, समझ में आया? और तुम ये सबको अपना सो कल्ट एलाइस बताते हो, तो ऐसे एलाइस पे चीट हूँ मैं खत्म करता है। तभी ये लोग बोलते हैं, क्या ये एलाइस तोड़ रहा है? आखिर इसने क्या बोल दिया? तभी मोंग बोलता है, क्या इसने सच में एलाइस तोड़ दिया? तभी युवान बोलने लग जाता है वापस, तुम्हें क्या लगा मैं कब तक आंख बंद कर देखता रहूंगा? तुम लोग सिर्फ अपनी कॉन्वर्जेशन के लिए हमारे अलायंस का फायदा उठा रहे थे, मुरीम अलायंस ऑफ राइटियस फैक्शन। तभी युवान अपना एनर्जी चार्ज करने लग जाता है और एनर्जी से जितने पत्थर होते हैं सबको उठाने लग जाता है और बोलता है, मेरी जान लेना चाहते थे तो हो सकता है तुम भी ये सब अपने लिए भी तैयारी कर चुकी होगी। तभी युवान उन सबका स्वॉर्ड भी कंट्रोल करने वाला होता है। ये बोलता है कि सभी के सभी भाग जाओ, नहीं तो ये सबको मार देगा। तभी हम देखते हैं जितने जितने स्वॉर्ड होते हैं सब टूट फूट के बिखरने लग जाते हैं, एक सिंगल स्वॉर्ड तक नहीं बचता। और इसको देख के लगता है कि हमने युवान को थोड़ा सा ना कम हाँक लिया और हमारी प्लेन ऐसी की तैसी हो गई। युवान बोलता है, अभी सब चीज खत्म नहीं हुआ है। तभी अपना कोल्ड वॉर कर रहा होता है नॉर्थन सी जैसा, जिससे कि सभी के सभी जितने स्वॉर्ड होते हैं सब जम जाते हैं। उन्होंने अपना स्वॉर्ड खुद तोड़ा था ताकि युवान उन्हें कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन युवान के पास तो ऐसे भी पावर है जो कि आइस स्वॉर्ड मेटल जितना स्ट्रॉन्ग वाला बना सकता है, जिससे देख के सबके फट जाती है। और बोलता है, ये तो खतरनाक ताकत है भाई, ये कैसे कट जाता है भाई? उन लोगों को तो यकीन ही नहीं होता। तभी युवान बोलता है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, आखिर इसे कैसे किया जाता है, और तुरंत अटैक कर देता है सभी पे। तभी हमें नरेटर बताता है, जितने भी मुरीम अलायंस के मेंबर थे ना, सभी के सभी मास्टर मिटिकल डिस्ट्रॉय के लिए पड़े हुए थे। जितने भी डिवाइन रेलिक तक थे, यानी कि हायर अप जैसे मिस्टिक रेम तक जितने स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे, जितने थे, वो सबको उड़ाने लग जाता है। एल्डर्स लोग हैरान हो जाते हैं। और युवान ने ऑफिशियली अलायंस को भी ब्रेक कर चुका है, इसीलिए वो किसी पे भी ना दया भी नहीं दिखाता। वो एक ही अटैक में सभी के सभी को मारते जा रहा होता है। बाकी लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये पेट्रियाज साला हम सबको ही मार के रखेगा, आखिर हम क्या कर सकते हैं। और इस बार जो मार रहा है साला, ये तो अलग ही लेवल का है। तभी वो ऑर्डर दे देता है, जितने भी लोग हैं, सुनो मेरी बात, युवान को खत्म कर दो, समझ में आया? उसके दिल पे छुरा मारना, समझ, फिर हम लोग जीत जाएंगे। वो तो इतने सारे आइस शॉट को कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो खुद ऑलमोस्ट डिफेंसलेस है, इसीलिए सिर्फ दुश्मन हम सब मिल के सामने करेंगे। लेकिन पूछता है कोई, कैसे? हमारे पास तो वेपन ही नहीं है। उन सारी शॉट को तो ब्लास्ट ही कर दिया गया बीच में ही, सीधा सीधा सुसाइड जैसा लग रहा है मुझे। अब सब जाम हो चुके हैं जितने रास्ते हैं, अब एक्शन लेने से रोक दिया गया है। तभी कोई बोलता है, सुनो मेरे हीरोज, जितने की रेडियस फैक्शन है, सिर्फ बचने की कोशिश करते रहेंगे तो मत तो पक्के, अपनी पूरी ताकत से लड़ो, मौत से डर का दुश्मन से मत भागो। अगर तुम अपनी जान दांव पे लगा के लड़ोगे ना तो हम उस इवल पेट्रियाच को गिरा सकते हैं और हम जीत जाएंगे। हमारे युवान को ये लोग इवल बोल रहे होते हैं, बताओ ये खुद ही लोग इतने इवल है, हमारे युवान को मारना चाह रहे होते हैं। मोंग बोलता है, पहले तुम अपने आप को तो रिकवर करो। तो बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इन सबको लीड करूंगा, क्योंकि मैं ही लीड कर रहा था, क्योंकि मैं राइट के सेक्ट वाला हूँ। वाह, ऐसा किसी ने यूएसए वाला भी बोल रहा था कि हम लोग बहुत महान है। समझ सकते हो मैं किसको बोल रहा हूँ। तभी वो युवान पे अटैक कर देता है, बोलता है, पेट्रियच युवान, मैं समझ सकता हूँ तुम मॉन्स्टर हो, लेकिन मैं अपनी आखिरी दाव तक मैं इसको लड़ता रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं पीछे नहीं हटूंगा, ना ही हार मानूंगा। बाकी एडर लोग बोल रहे होते, उन लोग को चिल्ला रहे होते, रुक जाओ मास्टर। और बाकी लोग ना उन लोग को चेयर अप करते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, और बोलता है, ये राइटियस फैक्शन के लिए ये लास्ट होप है, भले इसमें मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए, मैं उसको रोक के रहूंगा। और मैं इनको एक एग्जाम्पल दूंगा कि किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, और इसका एग्जाम्पल मेरी मौत के बाद ही होगा, जिससे कि। तो ये बोलता है, मेरा स्वॉर्ड, सब चीज खत्म हो चुका और यही मेरा अंत है। तभी वो आंख खोलता है, तो ये बोलता है, आखिर क्या हो रहा है? तभी हम देखते हैं जितने एल्डर्स हैं ना उसके पास आ जाते हैं, बोलते हैं, हम भी तुम्हारे साथ में हैं। बाकी लोग बोलते हैं, हाँ तुम अकेले बनना चाहते हो और हीरो बनना चाहते हो, हम भी तुम लोग के साथ करेंगे। तभी तीसरा वाला बोलता है, मैं भी आपके साथ फाइट करूंगा। तभी सोचने लगता है, पेट्रिया चीवान, तुम क्या देख सकते हो, अब मेरे पास कितने सारे राइटियस फैक्शन है, सबका जोश मैंने जगा रखा है होले होले। तुमको क्या लगता है हमारे पास स्वॉर्ड नहीं है? पर हमारे पास खुद की टेक्निक्स है हमको लड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको हार नहीं मानना, चाहे जो भी हो जाए, हम इसको हरा के ही रहेंगे। और बाकी कमांडर्स को ऑर्डर दे देते हमारे युवान की तरफ अटैक करने के लिए, और बोलता जा रहा होता है, मुझे बस 3 कदम का फैसला चाहिए ताकि मेरी ब्लेड जो
है ना उसके पास पहुंच सके। जब तक वो दूसरों पर फोकस करेगा, मैं साइड से घुसने का और डिस्टेंस पे पास जाने का कोशिश करेगा। वो एम्पर फ्लैश करते वक्त मूव नहीं कर पाएगा, इसीलिए अगर मैं उसी तक पहुंच गया ना तो उसे मजबूरन एम्पर फ्लैश रोकना पड़ेगा, चाहे वो मुझे मार ही क्यों ना दे। और जैसे ही ये होता है हमारे लोग लड़ने का हौसला और बुलंद हो जाएगा, उस पर खत्म करने का मौका मिल जाएगा। बस 7 कदम और, ऐसा बोलता हुआ जा रहा होता है। बाकी लोग बोल रहे थे धड़ा देखो पेट्रियाज के पास 6 स्टेप 5 स्टेप 4 स्टेप, फाइनली वो अपने ईवान के तरफ पहुंचने वाला होता है। बाकी लोग बोल रहे थे रुको रुको आखिर तुम कर क्या रहे हो, अकेले मत जाओ। तभी बोलता हुआ जा रहा था शर होंग प्लीज मेरे फैमिली का ख्याल रखना, मैं यहाँ पे मरने जा रहा हूँ। और तुरंत वो अटैक करने जा रहा होता है हमारे युवान की तरफ। युवान बोल रहा होता है कि तुम खुद को सेक्रीफाइस करके महान योद्धा बनना चाहते हो, चलो मैं तुम्हारा ख्वाहिश पूरा करूंगा। और तभी उसका हाथ को पकड़ता है और उसका हाथ को तोड़ देता है और उसे जमाने लग जाता है। मोंग देख के हैरान हो जाता है ये कैसे हो सकता है भाई, उसने इस अटैक को भी रोक दिया। तभी युवान उसके पीछे भी आता है और उस पर अटैक कर देता है मोंक। लेकिन युवान फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और चेस्ट पे सीधा जोर से अटैक करता है, जिससे कि उसका लोअर एडमोन में बहुत ज्यादा दर्द होता है। और युवान बोलता है तुम यहाँ पे मर नहीं सकते और तुरंत उसको भी जमा देता है। बाकी लोग उससे दूरी बना रहे होते हैं। युवान बोलता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और तुरंत उनके सामने आइस वाला पिलर खड़ा कर देता है। और युवान तुरंत आता है, उनको गर्दन पकड़ के उनको भी जमाने लग जाता है। और युवान हंस रहा होता है, बोलता है तो तुम ऐसे जीतने वाले थे। युवान उनको जीत का स्वाद चखा रहा होता है। आखिरी वाला एल्डर सोच रहा था ये क्या भाई, मैं सोचा था यहाँ पे मर जाऊंगा, पर मैं ये सब नहीं देख सकता कि बाकी लोग मेरे सामने मरे। तभी वो युवान को बोलता है अरे युवान भाव मेरे को मार दे, मैं ये सब नहीं देख सकता, ये मेरे प्राइड के खिलाफ है कि मेरे वजह से इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट खत्म हो जाए। तो बोलता है क्या तुम सेक्रीफाइस बनना चाहते हो। तभी युवान मुट्ठे कसता और जितने सारे इंटरनल स्वॉर्ड उनके सामने अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। एल्डर की फट रही होती है, बोल रहा होता है ये फ्लैश से भी बच गया, और मुझे तो लगा था कम से कम 15 मिनट तक का तो इसके पास एनर्जी नहीं होगा। अरे भाई वो 15 मिनट वाला नहीं है। तभी दूसरा एल्डर बोलता है पेट्रियच युवान तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, अगर तुम हमारे फिर से एलाइज बन देते हो तो फिर उसके युवान बोलता है अबे चुप, और तुरंत उसका मुंह का जबड़ा ही तोड़ देता है। मोंग देखता है, बोलता है आखिर तुम एक कमजोर इंसान पे ऐसे क्यों अटैक कर रहे हो। तभी युवान बोलता आ रहा था ओ तुम लोग कमजोर अपने से अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये जितना एफर्ट है सब बेकार है। तभी एल्डर बोलता है आखिर तुम बोलना क्या चाह रहे हो। तभी युवान बोलता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। बाकी लोगों का कान खड़ा हो जाता है ये सुन के। युवान बोलता है जितने भी रेडियस फैमसन के मुलीम में लोग हैं मेरा यकीन करो, अगर तुम सब इनके सोच वाले नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इतना सुनते ही ये लोग हैरान हो जाते हैं, सोच रहे थे आखिर ये करना क्या चाह रहा है, ये चाह क्या रहा है ये सोचना। तभी युवन आगे बोल रहा होता है ये मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, बट अगर इनके साथ ही रहोगे तो तुम मौत में ही जाओगे और कुछ नहीं, तुम्हारा कब्र यहीं पे खुद देगा। अगर तुम मेरे साथ में रहोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन तुम्हारे लीडर्स को लगता है कि अपनी जान देने के लिए तैयार है, इसीलिए मैं उन्हें एक खास मौका दे रहा हूँ। मैं कभी भी अधूरा काम छोड़ता नहीं, लेकिन कोई ऐसा दरिंदा भी नहीं हूँ जो कि बस खून के बहाने मजे लेता हूँ। मुझे हजारों लोगों का कत्ल करना पसंद नहीं है। वाह भाई वाह, लगता है ये जूफन से अपना ट्रेनिंग लेकर आया है, ऐसा बात कर रहा है, सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है पता है। तभी ये एल्डर खड़ा होता है नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। तभी बोलता है पेट्रियच युवान आखिर तुम बोलना क्या चाह रहे हो इतना प्यारी प्यारी बात करके, क्या तुम उनको हमारे खिलाफ भड़काना चाह रहे हो। तभी युवान बोलता है ना मैं तो किसी पे भड़काना उड़काना नहीं चाहता हूँ, बस मैं तुमको एक मौका दे रहा हूँ। मुझे तो बस इतना चाहिए कि तुम लीडर्स अपने लोगों के साथ ही तक एक कॉम्प्रोमाइज तक पहुंच जाओ। ये एल्डर सोच रहा था और अपने युवान को गाली दे रहा होता है, क्योंकि ना वो उनके ही खिलाफ फूड डलाने की कोशिश कर रहा है पता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसके लीडर से खाली मरेंगे, बाकी लोगों को वो छोड़ देगा। और उसकी ये बात सुन के उनके आपस में ही भगदड़ मच जाएगा। तभी युवान से बोलता है ज्यादा नौटंकी करने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। तभी युवान बोलता है तुम गलत हो, जितना भी चीजें सब गलत है, मैं तुम्हें सिंपल सा ऑफर दे रहा हूँ, तुम अपने लीडर्स को छोड़ दो, समझ में आया, और जाके अपने फैमिली से मिलो, और ये जो भी मार्शल आर्टिस्ट हैं ये सब को छोड़ दो, फिर मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा, समझ में आ रहा है। और ये बात सुन के लोग फट रही होती है, ये बोल रहा था ये क्या, जो कि युवान को गाली दे रहा था, बोलता है उसकी हिम्मत हमारे परिवार लोग को बीच में लेकर आ रखे फूड दिलाना चाह रहा है। तो ये बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, हमारे फैमिलीज को मार दोगे क्या तुम। तभी पीछे हम देखते हैं बाकी लोगों का मूड चेंज हो रहा था और घूर के एल्डर्स लोगों को देख रहे होते हैं। और युवान खुशी में बोलता है मुझे लगा था तुम सब सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो, तो फिर इतनी सी बात की उम्मीद तो तुमसे पहले होनी चाहिए थी, है ना। ये सब सुनकर मॉन्क सोचता है अब तो लग गई हमारी, अब तो लग गई, ये आपस में हमको लड़ा के खत्म करना चाहता है, उनका फैमिली को थ्रेट देके अब क्या कर सकते हैं हम। भी छोटा मॉन्क बोल पड़ता है ये तो मेरे सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला, मैं और बुद्धिस्ट मास्टर के पास तो कोई परिवार ही नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के तो पास है, अगर उन्होंने एक भी गलत फैसला लिया तो ये हमारे लिए सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। मुरिम अलायंस और उन लोगों से बनाना जो अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, ये कोई अंधा तरीका से ऑर्डर फॉलो करने वाले सोल्जर्स नहीं है, हम बिना किसी वजह के उन्हें मारने के लिए नहीं छोड़ सकते। तभी ये लोग बोल रहे थे आखिर ये लोग साइलेंट क्यों है, ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या इनको क्या लगता है कि इनकी फैमिली सेफ रहेगी यहाँ से जाने के बाद, और ये लगता है हम ही लोगों को हटाना चाहते हैं।
और सभी के सभी इस एल्डर को इतना खतरनाक तरीके से घूर रहे होते हैं। जो लोग रेडियस फैक्शन से होने वाले थे वो सिर्फ तभी जस्टिस की बात करते जब उन्हें अपना फायदा दिखता है। सच में इतना आसान इनका ट्रस्ट तोड़ देना, कितना घटिया है ये सब लोग। हमारे कल्ट के सिक्स सेट के बिल्कुल अलग नहीं है, जो करप्टेड से अपनी पावर चलाते हैं। लगता है तुम लोग को कोई फैसला लेने नहीं आता और मुझे और वक्त देना सिर्फ मेरा वक्त की बर्बादी करना होगा। और युवान इतना बोलते हवा में जाता और अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है। साफ दिख रहा है तुम्हारे लीडर्स ने अपनी परिवार को चुन लिया। अब मैं बस यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि बाकी तुम सब उनका फैसला का सम्मान करो। लगता है तुम कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे और ज्यादा सोचने देना सिर्फ टाइम वेस्ट है। साफ है कि तुम्हारे सीनियर अपनी फैमिली ही चूज कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम उनके फैसले का रिस्पेक्ट करोगे और एक फॉलो कॉन्ट्रोडिक्स मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते रुक जाओ। कल्ट लीडर युवान, हमें उनकी फैमिलीज के लिए भी अपनी जान क्यों देनी पड़े? बिल्कुल सही, हमारी फैमिलीज भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मर गए तो हमारी फैमिलीज का ख्याल कौन रखेगा? दोस्तों, इसके गंदे प्लान में मत फंसो। ये हम लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है। अगर हम थोड़ा भी कंफ्यूज हुए तो समझो हम मर गए। हमें सब मिलकर इसको रोकना होगा। क्या तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं? हमें सब पता है। जब ऊपर वाले टाइम पास कर रहे थे ऑर्थोडॉक्स बात के लिए तो खुद को सेक्रीफाइस दिखाने में, तब तुम लोग हेवनली फ्लैश में मारे गए नहीं थे, हम लोग मारे गए थे। नहीं, सारे नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट। तो क्या ये सब उसका प्लान शुरू से ही था? तुमने ये सब किया ही क्यों? ना हमारे पास वेपन है और ना ही मास्टर उसके सामने टिक पा रहे हैं। हेवनली फ्लैश को रोकने हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। तुम बस चाहते हो कि हम मर जाए, है ना? तुम हमें जबरदस्ती सेक्रीफाइस क्यों करवा रहे हो? अगर तुम सच में हमें अलायंस का हिस्सा समझते हो तो बोझ उठाने की बारी अब तुम्हारी नहीं है क्या? क्या सिर्फ तुम्हारी फैमिली से इंपॉर्टेंट है? अगर अलायंस के सब मेंबर्स और उनकी फैमिलीज को देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोगों की जान खतरे में है। फिर भी तुम बस खड़े होके देख क्यों रहे हो? इतना सस्ता ट्रिक कैसे चल गया उन पर? इस सिचुएशन में कोई भी थोड़ा सा तो हेजिटेट करता ही। क्या हम अपनी फैमिलीज को मार दें जब उनका इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं है? तुम ऐसी बात कह भी कैसे सकते हो? सारी जिम्मेदारी हम पर ही डाल रहे हो तुम लोगों ने तो ये तक नहीं बोला कि खुद सेक्रीफाइस करोगे। अमिताभा, ऐसे शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। क्या तुम्हें सब नहीं सुना? ऐसे लोगों पर भरोसा करके जस्टिस कैसे मांग सकते हैं? कल्ट लीडर युवान, अब हम इन लोगों के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। मैं वाई क्लैन का आम मेगोन हूँ, मैं भी एग्री करता हूँ। मैं युवान क्लैन का आरंग हूँ, मैं भी उनके लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती। और मैं गोयल गोंग हूँ, मेरी सोच भी बिल्कुल वैसी ही है। मोंग टेलीकिनेसिस से बोलता है। वर्नेबल सेक्ट लीडर होंग, अब उन्हें आपस में लेना पॉसिबल नहीं है। भले ही ये बेइज्जती वाली बात हो, पर अब हमारे पास भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे माफ कर देना कल्ट लीडर युवान, ये बैटल पहले ही जीत चुका है। मुझे लगता है वो मुझे नहीं मारेगा। उम्मीद करता हूँ तुम जिंदा बच जाओगे। अमिताभा, मैं सबसे एग्री करता हूँ। हम ही क्यों सब कुछ सेक्रीफाइस करें? अमिताभा, अलायंस के मेरे सारे साथियों, हम आपस में ही लड़ क्यों रहे हैं? कमांडर की तरफ से सेकंड मास्टर होने के नाते मैं तुम सबको ऑर्डर देता हूँ, अभी के अभी रिट्रीट करो। क्या रिट्रीट? फॉर्मेशन बनाने की कोशिश मत करना। दौड़ो अलायंस के मेरे सभी साथियों। क्या क्या ये सच में भाग रहे हैं? और वो भी हमारे लीडर्स? बेइज्जती और शर्म अब कुछ मैटर नहीं करता। मुझे बस किसी तरह से यहाँ से निकलना है और अपनी फैमिली को बचाना है। चलो सभी के सभी मास्टर को फॉलो करो। युवान बोलता है, ये लोग भाग रहे हैं जब ये जगह तीन तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। ये ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं लगती। चुप करो और भागो। हमें हेवनली फ्लैश से जितना दूर हो सके उतना दूर भागना चाहिए। डिमोनिक कल्ट लीडर, इसका बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा। क्या हुआ? क्या कुछ प्रॉब्लम है? ओह शिट, वो अकेला नहीं था। हम सिक्स स्वॉर्ड को देखते हैं क्या? डार्क किंग और डिमोनिक कल्ट के लीडर के एलाइट सबॉर्डिनेट। ये कौन है? चांदी जैसे बाल और फर के कपड़े। क्या यह नॉर्थन सी आइस पैलेस के? मुझे नहीं पता यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन एक बात पक्की है, वो सिल्वर हेयर्ड आदमी डेफिनेटली एक मास्टर मार्शल लेवल का है। वो औरत कौन है? देखने में स्किल्ड लग रही है पर उसके आसपास ज्यादा लोग नहीं है। मैं उसे ही गिरा सकता हूँ। इतना बोल के वो अटैक करने जा रहा होता है। हमारे टीम के बोलते हैं, है सीरियसली? कितना बेवकूफ आदमी है। जरूर ये मर जाएगा एकदम। हम देखते हैं दोनों का स्वॉर्ड टकराता है और ये बोलता है, कैसे तुम इतनी सी छोटी लड़की होके मेरे अटैक्स इतनी आसानी से काउंटर कैसे कर रहे हो? क्या क्या बोला तुमने? फिर से बोलना तो। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं एक दूसरे से अटैक टकराता है और हम देखते हैं इसका गर्दन धड़ से अलग हो गया है और ये आगे आ जाती है उसको काट के और हम देखते हैं इसका गर्दन हवा में उड़ रहा है। उसके टीम वाले पगला जाते हैं पैट्रियाज पेंग करके और बोलते हैं इतना जल्दी आसानी से कैसे मर सकता है? और उसका सर उछल के नीचे आता है, उस पर पैर रखती है और बोलती है, आज के बाद किसी को भी बच्चा समझने का कोशिश मत करना। अपना फिर सिल्वर हेयर वाला अपना आइस मैजिक से यूज करके सबको बॉडी को फ्रीज कर रहा होता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये कौन मॉन्स्टर आ गया यहाँ पे। सॉरी मेरे अलायंस, पर मुझे ये करना पड़ेगा। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता यहाँ पे। वो लोग पूरे टाइम सिर्फ एक ही एग्जिट रूट पर वेट कर रहे थे। डिमोनिक कल्ट लीडर ने हमें जानबूझकर भागने से नहीं रोका। सोचो हम खुद ही अपनी कब्र की तरफ भाग आए। ये उनका अपना डिसीजन था। उन्होंने अपना अलायंस की जगह अपनी फैमिलीज को बचाना चुना। अब बस मुझे यही उम्मीद है कि कल्ट लीडर अपना वादा जरूर निभाएंगे। मेरा नाम सियोंग टियोंग है। कल्ट लीडर युआन,
हमें आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। हमें भरोसा है कि आप अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। इतना बोलते साथ युवान अपना अटैक को पीछे लेता है। कल्ट लीडर, आपने कुछ लोगों को ही क्यों वापस लिया? तुम टेंशन मत लो, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। इतना बोलते साथ कुछ आदमी पीछे से डब्बा लेकर उड़ के आते हैं और जंप करते अपने युवान के पास और बोलते हैं, जो चीज आपने मांगी थी हम वो ले आए। अच्छा काम किया तुम लोगों ने। मुझे लगा था कि बाकी 2 बॉक्स की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कौन सी पिल्स है? एक पिल खाओ और जिंदा बच जाओ। क्या ये कोई पॉइजन नहीं है? हाँ ये पॉइजन ही है, पर आपने तो कहा था कि आप हमें जिंदा छोड़ देंगे, फिर ये हमें क्यों दे रहे हैं? ये तो आपके वादे से बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है, मुझे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। मैं तुम्हें जिंदा तो रहने दे रहा हूँ। ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट पे पूरा स्पैम कर दो। ऑर्थोडॉक्स मुरियम एलायंस के कैंपिंग एरिया में जो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, हम देखते हैं किसी को बैठ के रोते हुए, जो कि माफी मांग रही होती है सभी चीज के लिए। इस वॉर के बाद हर जगह कम से कम 2800 से ज्यादा लाशों के खून से रंगा हुआ था। सिक्स मास्टर को छोड़ के बाकी सब हायर अप्स की लाशों को भी उस पहाड़ों में शामिल होते। हम देखते हैं युवान ऊपर से देख रहा था, उसका ग्रैंडफादर भी देख रहा होता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी की सालों पर रहम दिखाई। हमने जितना खून बनाया था उतना मुझे उम्मीद नहीं था। यह लाजमी है कि एक मार्शल आर्टिस्ट घिर जाने के बाद जलील होना नहीं चाहता। जहर लेने से इनकार करने पर 6 से 100 लोग मारे गए। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, जहर के कंट्रोल में रहकर। ये सही में शिलियोन से मिली हुई शिक्षा की वजह से है। युवान के तरीके मुझे जितना लगता है उससे ज्यादा क्रूअल हैं। तभी युवान बोलता है, उन्हें खुद चुनने की आजादी थी। जो जहर लेने के लिए तैयार नहीं थे उन्हें छोड़ने का कोई कारण ही नहीं था। सच कहूँ तो शुरू में मेरा इरादा था सबको कत्ल कर देना ही था। 2 दिन पहले हेवनली डिवाइन कल्ट में मीटिंग टेंट में जब मुझे पता चला कि मुरियम एलायंस और चियोन युवान कॉम्बैट डिवाइन के आसपास लड़ना चाहती है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उन सबको बख्श दो। ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें एक योद्धा का सपोर्ट करो, तुम चले जाओ यहाँ से। उनमें से ज्यादातर लोग अपनी मर्जी के बिना ही इस जंग में घुसे आए थे। क्या हमें बेकार की बदलाव में चक्कर में कोई मासूम लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए? लगता है तुम अपनी योद्धा की कैदी की हैसियत भूल गई हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि डिमोनिक लॉर्ड ने तुम्हें आजादी से घूमने दिया है। इस कैदी को तुरंत बांध लो। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप उन पर जरा से भी रहम दिखाएंगे तो मैं खुद को इंश्योर करूंगी कि वो लड़ने के बजाय सरेंडर कर दें। आप चाहते हो मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं? मैं ये नहीं कह रहा है कि सबको बचा लो, बस जो सरेंडर कर रहे हैं उन्हें तो जिंदा रहने दो। मैं अपनी जान की भीख मांग रही हूँ, तुम उन्हें सरेंडर करवा दोगे? हाँ, अब तक जो मैंने देखा है उसके मुताबिक कल्ट के लीडर चियोन अपने दुश्मनों पर बिल्कुल रहम नहीं करता। कम से कम मुझे हमारे नुकसान को तो कम करना ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। ये कोई बुरा सजेशन नहीं है। अगर मैं उसकी बात मान लूँ तो ये पक्का है, ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट को आपस में बांट देंगे। क्या दिलचस्प प्लान है, लेकिन मुमकिन है कि ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट जिंदा बच के निकल जाएंगे। वो फ्यूचर में रहकर कांटा बन जाएंगे मेरे लिए। इसलिए मैं तुम्हारे से गुजारिश करूंगी कि चले जाओ यहाँ से। कल्ट लीडर युवान, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। युवान सुनता है। मैं तुम्हें अपने बच्चे के तौर पे एक सजेशन देना चाहता हूँ। ऑर्थोडॉक्स मुरियम एलायंस ने मेरी शांति की खामोशी को बार बार नजरअंदाज किया है। उन्हें चंगबे माउंटेन पर इतनी बड़ी फौज इसीलिए लाई थी ताकि मुझे और सिक्स ट्राइब दोनों को ही हटा दिया जाए। ऐसे में हम रहम दिखाना बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने कहा था। उनमें से कुछ लोग अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं। ऊपर से लगता नहीं कि वो आसानी से अपना फैसला बदलेगा। युवान, क्या तुम पूरे जेंगू को इकट्ठा करने के लिए इंटरेस्ट हो? सिर्फ अपने सारे दुश्मनों को मार देने से ये मुमकिन नहीं है। अगर तुम लोहे के हाथ से सब पर राज करने की कोशिश करोगे तो मुश्किलों को से घिर जाओगे। एक लॉर्ड का फर्ज सिर्फ सजा देना ही नहीं होता, बल्कि रहम भी दिखाना होता है। असली इकट्ठा तब आती है जब उन्हें अपने अधीन बनाकर उन पर राज करा। मैं तानाशाह बनना नहीं चाहता, लेकिन अगर उन्होंने कई मौके देने के बाद भी वो बार बार हमारी जान के पीछे पड़ते रहे तो फिर उन्हें कीमत चुकानी तो होगी। क्या मैं ये समझूंगा कि ये बात वेनेबल गुजोंग के साथ अपने रिश्ते की वजह से कह रहे हो? मैं समझ गया, मैं उन पर थोड़ा सा रहम दिखाऊंगा। शुक्रिया, लेकिन इस प्लान में मैं एक चीज जोड़ने वाला हूँ। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अब जब उन्हें जहर दे दिया गया है तो वो बदले लेने का सपना भी नहीं देख पाएंगे। ये ऑर्थोडॉक्स मुरियम एलायंस के लिए वार्निंग का काम करेगा। हम देखते हैं कोई मशाल जला रहा होता है और सभी डेड बॉडी को जला रहा होता है। क्या तुम अभी चैंगबंग माउंटेन जा रहे हो? हाँ, हमने पहले विंड व्हाइट टाइगर एस्केप कोर लेना है। हम सेंसिन प्रोविंस ईस्टर्न का रीजन का देखते हैं।
जहाँ पे दो लोग घोड़े पे जा रहे होते और बोलता है, ये कमीना ऑटोडेक्स मरियम एलायंस, इन्होंने हांगकांग माउंटेन तक अपनी फौज भेज दी। उन्होंने हमारी लोकेशन कैसे पता चली मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये सबसे जरूरी बात नहीं है। वहाँ 20,000 दुश्मन थे और हम सिर्फ 4,000 मौजूद हैं। अगर हमने वो बेस को खो दिया तो पूरा प्लान बर्बाद हो सकता है। ब्लेस्ट मास्टर इसी वक्त एलिट के साथ सिंक्स कोर्स कर रहा होगा, चाहे विंड टाइगर एस्केप कोर कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। फिलहाल ये ज्यादा पहले आता है, चलो जल्दी चलते हैं। हम देखते हैं वो अपनी ग्रेट सुप्रीम से मिल रहा होता है और उसको बोल रहा होता है, उसका नाम ले रहा होता है। ये बोलता है, ग्रेट सुप्रीम, यहाँ ब्लेड मास्टर किधर है? हांग माउंटेन के बेस के ऑटोडेक्स मरियम एलायंस के हमले में हमें ये मैसेज हर जगह पहुंचाना होगा। चिंता मत करो, ब्लेड मास्टर को यहाँ खबर पहले ही मिल चुकी है और वो 4 दिन पहले ही अपने मर्जी से बेस की तरफ निकल चुके हैं। तो फिर तुम दोनों यहाँ क्यों हो, अगर तुम्हें पता है कि बेस खतरे में है? ओहो, हम ब्लेड मास्टर को ऑर्डर दे रहे हैं, चुंगिंग माउंटेन पे जा रहे हैं। चुंगिंग माउंटेन क्यों? ज्यादा चिंता मत करो हांगवेल, ब्लेड मास्टर ने कहा है कि वो जल्दी हमसे ज्वाइन करेंगे, हमें बस उनके काम करना है। हमारा सीन जेंगवन प्रोविजन का माउंटेन का होता है, जहाँ पे एक दूसरे से तीरों से मार रहे होते हैं। ये बोल रहा होता है कि किसी को मत छोड़ना, सबको मारते रहना। इस बार लगता है बहुत हार्ड है इस फाइटिंग को करने के लिए, आज इसको किसी भी खत्म तरीके से करना है। हम देखते हैं सामने से भी शॉर्ट फाइटिंग हो रहा होता है, हम देखते बहुत लोग को मार रहे होते हैं। तुम काफी जिद्दी निकले, तुमने पूरा पहाड़ को ही एक फॉरेस्ट बना दिया, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं पाएंगे। जेगल क्लेन के फॉर्मेशन आर्टिस्ट ने कहा था कि एंट्रेंस पर लगे हुए ट्रैप को हटाने में उन 4 घंटे लगेंगे। आज रात हमें इस जगह पर कब्जा कर लेंगे ताकि ये छुपकर घाट लगा सके। ऑटोडेक्स मरियम एलायंस के मार्शल आर्टिस्ट आओ इस जंग के जीतें और इंसानियत को बुनियाद रखें। तभी देखते हैं हम एक अटैक लगता है जिससे वो छेद हो जाता है। एलिट्स के चले जाने के बाद सुप्रीम पीक रिलियम के कुछ मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ मौजूद हैं, हमें स्ट्राइक करते रहना चाहिए। तो तुम ही हो ऑटोमोरियम्स के लीडर? मैं चाहे जंग पर ध्यान दे रहा था, लेकिन मैंने अपनी गार्ड को डाउन नहीं किया, फिर भी मैं उसकी मौजूदगी यहाँ कैसे महसूस नहीं कर पाया। आखिर तुम हो कौन? काफी एरियस बात की, किसी ने इतनी नाजुकती से मुझे तलवार तानी है। हम देखते इतना ही बोलते हुए एक स्लैश लगाता है और इस एल्डर को चीर देता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा।